हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम हमारी सीरीज में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आई थिंक आपकी पूरा 12th एनसीईआरटी में शॉर्टेस्ट चैप्टर है ये। छोटा चैप्टर है तो बट ऑब्वियस नीट में क्वेश्चंस भी इससे कम आते हैं। एक या दो क्वेश्चंस हर साल नीट में इससे पूछे जाते हैं बच्चों। बट जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कोई चैप्टर जो सिर्फ एक या दो क्वेश्चन के लिए स्कोर करता है उनको या तो कई बार छोड़ देते हैं। बट बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये इतना इजी और इतना प्यारा सा चैप्टर है ना कि इसमें आपको मेनली जो जैसा कि चैप्टर का नाम है आपको यहाँ पर माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में क्या भूमिका निभाता है ना। तो अगर आप एक बार भी ये बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि इस माइक्रोब का क्या यूज है, इस माइक्रोब से हमें क्या चीजें मिलती हैं, तो वो आराम से हमें याद रहती है। और नीट में जनरली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन या सीधा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। भाई आजकल तो आपको पता है कट ऑफ कितना हाई जाता है, तो एक एक दो दो क्वेश्चन भी रैंक में ऊपर नीचे का डिफरेंस ला देते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी बच्चा सिंसियरली नीट की प्रिपरेशन कर रहा है प्लीज इस चैप्टर को ना छोड़े, एक बार ये सेशन पूरा देख ले। तो आपको मैं प्योर एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, यू नो, इस सीरीज में इसमें और कुछ भी बाहर का आपको नहीं पढ़ना है। सारी की सारी चीजें सिर्फ एनसीईआरटी से कवर करनी है, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है वो बच्चों 6 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। आपको पढ़ना है कि माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मतलब हम घर में जो दही खाते हैं, है ना, डोसा या इडली, ये जो फर्मेंट करके जिनका बैटर या डो लगाते हैं, ये सारी चीजें, या फिर ये जो चीज हम कॉमनली यूज करते हैं, यू नो, ये सारी चीजें हमें माइक्रोब्स की हेल्प से हम इनको बनाते हैं। तो कौन सा माइक्रोब किसमें हेल्पफुल है दैट वी हैव टू स्टडी। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब एक तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो अल्कोहल इंडस्ट्री है, जिसको ब्रूइंग इंडस्ट्री कहा जाता है, उसमें यू नो यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसी का सबसे बड़ा रोल है। फर्मेंटेशन करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। पूरी हमारी जो बेकिंग इंडस्ट्री है, जो ब्रेड वगैरह केक्स वगैरह बनते हैं, उनमें सॉफ्टनेस लाने के लिए भी यीस्ट को ऐड किया जाता है उनके बैटर वगैरह में, ठीक है। प्लस जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं ना, आजकल तो ह्यूमन लाइफ एंटीबायोटिक्स के बिना इनकम्प्लीट है। हर आए दिन कोई ना कोई बीमारी होती रहती है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स मिलती कहाँ से है हमें, आपने सोचा है कभी? ये एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरिया से ही मिलती है, प्लस फंजाई से भी मिलती है। तो बैक्टीरिया और फंजाई किस तरह एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं दैट वी हैव टू स्टडी। और भी कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, जैसे सिट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये सब सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ना है आपको कि ये किससे मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है। वेरी इजी, ठीक है। देन फिर हम पढ़ेंगे बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज समझते हैं ना आप, जो भी सीवर लाइंस में यूरिन, फीकल मैटर, ये सब कुछ जो होता है, आप सोचो पूरी दुनिया में गैलन्स ऑफ सीवेज प्रोड्यूस होता है। अगर ये सीवेज सीधा नदियों में जाकर, वाटर सोर्सेज में जाकर मिल जाए तो दे विल गेट हाईली पोल्यूटेड। तो उन्हें पोल्यूट तो नहीं करना है हमें, फिर कहाँ भेजें हम इस सीवेज को? तो इस सीवेज के लिए हर जगह कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे रहते हैं, जिनको शॉर्ट में एसटीपीज कहा जाता है, ओके। और इन एसटीपीज में हमारी सबसे अच्छी मदद कौन करते हैं बच्चों? माइक्रोब्स करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स के लिए हम कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जिससे कि वो और विग्रस ग्रोथ करें। पहले से भी सीवेज में माइक्रोब्स होते हैं, सीवेज में बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते क्या, पहले से भी प्रेजेंट होते हैं, और हम उनको ग्रोथ करवा देते हैं तो वो लगभग जितनी भी उसमें गंदगी है, ऑर्गेनिक मैटर है, सबको कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो बिल्कुल वाटर की तरह बन जाता है और उसको फिर हम वाटर सोर्सेज में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम इसको थोड़ा लॉजिकली पढ़ेंगे। देन एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है बच्चों माइक्रोब्स की, बायोगैस प्रोडक्शन। यू नो, रूरल एरियाज में कितना सारा गोबर होता है, कितना सारा काउ डंग होता है, तो गोबर गैस या बायोगैस इज अ वेरी गुड टेक्निक जिसमें आप उसी काउ डंग से एक ऐसी गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इन्फ्लेमेबल है, दैट इज बायोगैस, है ना। और बायोगैस को कुकिंग एंड लाइटनिंग में यूज कर सकते हैं। तो रूरल एरियाज में जो प्रॉब्लम रहती है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है या जो भी गैस सिलेंडर्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, तो कुकिंग और लाइटनिंग में बहुत इजीली बायोगैस इज वेरी यूजफुल, ठीक है। देन लास्ट में हम दो मेथड्स पढ़ेंगे बच्चों, इन दोनों को कॉमनली आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। यू ऑल नो, जब मैंने बायोटेक पढ़ाया था तब आपको बताया था कि हमारे पास फार्मिंग के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है एग्रोकेमिकल बेस्ड, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं। जब उसके साइड इफेक्ट्स हमें दिखने लगे तो हम गए ऑर्गेनिक फूड पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। आप जो भी चीजें यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए नेचुरल टेक्निक पर, जैसे पुराने जमाने में होता था उसी को दोबारा लाया गया है यहाँ पे। नेचुरल चीजों का मतलब कि अगर आपको किसी इंसेक्ट को मारना है ना,
तो आप कोई दवा स्प्रे नहीं करेंगे, आप एक ऐसा प्रेडेटर यूज करेंगे जो उस इंसेक्ट को खा जाए, तो आपकी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और वो पेस्ट वहां से भाग जाएगा। इसी तरह अगर आपको मतलब जो आपकी मिट्टी है उसमें फर्टिलाइजिंग करना है उसको, है ना, मतलब उसका जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, लेबोरेटरी में बने हुए यूरिया, एनपीके फर्टिलाइजर। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि इनके भी लॉन्ग टाइम में मिट्टी में साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिट्टी को ये लॉन्ग टाइम में खराब कर देते हैं। फर्टिलिटी तो बढ़ाते हैं कुछ समय के लिए, पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इनके बहुत ज्यादा हैं। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे फंजाई का पता लगाया जो मिट्टी में रहकर क्या करें, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा दें। जैसे आप सब जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, साइनोबैक्टीरिया, या फिर माइकोराइजा जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, राइजोबियम लेग्यूम्स में बढ़ाता है। तो इस तरह के लिविंग एजेंट्स को जब आप एज अ फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आप उसे कहेंगे बायो फर्टिलाइजर। अगर किसी लिविंग एजेंट को किसी पेस्ट को मारने के लिए यूज करेंगे तो आप उसे कहेंगे बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो ये 6 एप्लीकेशंस आपको माइक्रोब्स की इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से। यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में माइक्रोब्स के बारे में बताया है। नॉर्मली जैसे ही हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रोब्स तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं बैक्टीरिया, बट ऐसा है क्या कि माइक्रोब में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं? आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया के अलावा वायरस भी तो आएंगे, वायरॉइड्स भी आएंगे, प्रायंस भी डिस्कवर हो चुके हैं अब तो, ये सब माइक्रोब्स ही तो हैं बच्चों। इवन फंजाई किंगडम वैसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, बट फंजाई में जो यीस्ट है वो भी तो माइक्रोब ही है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो प्रोटिस्टा भी माइक्रोब्स हैं, बट प्रोटिस्टा की हमारी जनरल लाइफ में इतनी एप्लीकेशंस नहीं है। ओके, सो beside macroscopic plants and animal, microbes are the major component of biological system on this earth. Do you remember which kingdom among the living organism contain microorganism? पूछा है आपसे, चलो देखें किसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद है। पहले दो किंगडम्स, मोनिरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, दैट इज फुल ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोब जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, सॉइल में, वाटर में, एयर में, बॉडी में, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स पे भी होते हैं। कई बार फायदा पहुंचाते हैं एज अ सिम्बायोन, कई बार हार्म भी पहुंचाते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट। हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया तो कई ऐसे हैं, आर्की बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि गीजर्स में, थर्मल वेंट्स में, है ना, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, डीप इन द सॉइल, अंडर द स्नो लेयर, है ना, इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। मतलब ऐसे बहुत सारे हैबिटेट्स हैं जहां पर आपको ये सब माइक्रोब्स मिल सकते हैं। सो माइक्रोब्स आर डाइवर्स। माइक्रोब्स सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है बच्चों, माइक्रोब्स में कौन कौन आता है, देखो प्रोटोजोन्स आते हैं, नॉट ओनली प्रोटोजोन, सारे प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई सारे नहीं, बट यीस्ट कैटेगरी के जो फंजाई हैं वो आएंगे, कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी होते हैं बहुत एक्सेप्शनली। ठीक है, एंड प्लांट, है ना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड, अच्छा ये सॉरी एक साथ है, वही मैं सोच रही थी कि ये कौन से माइक्रोस्कोपिक एनिमल की बात कर रहे हैं। वैसे हमने एक पढ़ा था, बहुत एनसीईआरटी में नहीं है, बट रोटिफर्स बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं तो उनको आप कह सकते हैं, अदरवाइज एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक नहीं है। बट हाँ, एनिमल एंड प्लांट वायरसेस जो है वो तो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, वायरॉइड्स हो गए और प्रायंस हो गए। ठीक है, प्रायंस क्या थे आपको ध्यान है, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, पी फॉर प्रायन, पी फॉर प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल, मान लो किसी की बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई करे और उसे बीमार कर दे तो आपको उसको लिविंग एजेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सभी माइक्रोब्स कहीं ना कहीं या तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई can be grown on culture media to form colonies that can be seen with the naked eyes। अब देखो ध्यान रखना, वैसे तो हम माइक्रोब्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट अगर हम माइक्रोब्स की कॉलोनीज को कल्चर करें तो यस दे कैन बी सीन विद नेकेड आइज। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी में बच्चों कुछ डायग्राम्स दिए हैं, हर एक डायग्राम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो यहाँ पे किस किस का डायग्राम है। अगर कोई भी डायग्राम आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रॉड शेप बैक्टीरिया है, सिंपली लिखा है दीज आर द रॉड शेप यानी बैसिलस बैक्टीरिया। देन सेकेंड डायग्राम में स्फेरिकल बैक्टीरिया है जिनको क्या कहते हैं, कोकाए, तो यहाँ पर कोकाए है। फिर अगेन एक रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिला लगी है, तो ये एक फ्लैजिलेटेड बैसिलाई हुआ।
है ना, जल्दीबाजी में हो सकता है आप इस डायग्राम को देखकर गलती कर सकते हैं, आपको लगे यार ये तो स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल नहीं है, ये बैक्टीरिया तो रॉड शेप है, उस पर फ्लैजिला दिखाई है आपको, ठीक है। तो दिस इज अ रॉड शेप बैक्टीरियम। जनरली रॉड शेप बैक्टीरियम कई सारे होते हैं, राइजोबियम जो हम पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सर है, वो भी एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, क्लियर। हालांकि उस पर फ्लैजिला नहीं होती, ये तो कोई फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। यहां पर आपको कुछ वायरस के डायग्राम्स दिखाएं, ये तीनों तो बैक्टीरिया के डायग्राम है। वायरस में आपको कौन कौन से वायरस दिखाएं, देखो, अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद है तो ये डायग्राम तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, याद है? आप एक बार चाहें तो अपनी एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी खोल के कंपेयर भी कर सकते हैं। ये हेड है, फिर ये जो छोटी सी है, हम थोड़ा सा गलत लेबल है, छोटी सी जो है वो कॉलर है और ये पूरी शीथ है ना, इसको शीथ कहते हैं, और कॉलर तो बस ये नेक वाला जो पार्ट है वही है। फिर ये जो निकली हुई है दिस इज टेल, और टेल से ये आपको कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए दिख रहे हैं बच्चों, इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं प्रॉन्ग्स। ये आपके 11th वाले में जो डायग्राम है वहां नहीं दे रखी है लेबलिंग, तो आप वहां भी कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं इनको टेल फाइबर्स या प्रॉन्ग्स कहते हैं, ठीक है, जो कि एक प्लेट से निकले हुए हैं, प्लेट पर नीचे पिन्स भी लगे हुए हैं। क्या पता कहां से क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, तो एटलीस्ट जब आपको एक लिमिट दे दी गई है कि एनसीईआरटी से पूरा पेपर आएगा तो उसको तो आप पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है, बजाय इधर उधर की बुक्स पढ़ने के, इधर उधर के क्वेश्चंस करने के, अपनी कमांड एनसीईआरटी पे बनाओ और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही कहता है आज का करंट नीट पैटर्न। अब ये मान लो यही आ जाए, किसी बच्चे ने पूरा एनसीईआरटी पढ़ी है, ध्यान नहीं दिया इस चैप्टर में छोटे से डायग्राम पर, ये किसका डायग्राम है पता है? ये है एडिनो वायरस का डायग्राम, नीचे लिखा हुआ है दिस इज एडिनो वायरस। ये भी लिखा है कि एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करते हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, तो तुम तो कहोगे मैम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। देखो यहाँ दे रखा है ये चीज, है ना, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं देता है अब एनडीए। एडिनो वायरस एक ग्रुप होता है बच्चों वायरसेस का जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करते हैं। वहां पर हमने पढ़ा था राइनो वायरस, है ना, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो करते हैं वो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ये है एडिनो वायरस, जो कि आपको दिख रहे होंगे लगभग पॉलीगोनल है ना, हेक्सागोनल कह दो, पॉलीगोनल कह दो। और ये क्या है बच्चों? अगेन देखो ये भी रॉड शेप है ना, पर आप गलती से इसको रॉड शेप बैक्टीरिया मत लिख देना, ये रॉड शेप वायरस है। वायरस भी रॉड शेप हो सकते हैं, दीज आर रॉड शेप्ड वायरस। और ये पता है किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ टीएमवी। अगेन आप देखो 11th एनसीईआरटी में बैक्टीरियोफेज के साथ टीएमवी का डायग्राम है एक, वहां पर एक सिंगल टीएमवी का पूरा जूम करके डायग्राम दिखाया है कि जब आप सिंगल टीएमवी को देखते हो तो ऐसा डायग्राम बना हुआ है ना, उसमें ऐसे कैप्सोमियर्स होते हैं जो कैप्सिड बनाते हैं, और यहाँ पर उस पे फ्रंट में एक कॉइल्ड आरएनए होता है, बिकॉज टीएमवी इज आरएनए वायरस। और यहाँ पर आपको टीएमवी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाया है कि जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम देखते हैं तो ये रॉड शेप दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो ये भी टीएमवी का डायग्राम है, 11th में जो बना हुआ है वो भी टीएमवी का डायग्राम है, ठीक है, क्लियर। एंड यू नो टबैको मोज़ेक वायरस क्या है? एक आरएनए वायरस है जो कि किसमें? टबैको प्लांट में डिजीज करता है, इसीलिए इसका नाम है टबैको मोज़ेक। सबसे पहले इवानोस्की ने इसको देखा था ना, इसको डिस्कवर किया था, दे रखा है वायरस वाले चैप्टर में। जबकि बैक्टीरियोफेज कैसे वायरस होते हैं बच्चों? मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज, वो रेट्रोवायरस में आता है, आरएनए वायरस में आता है, बट मोस्टली बैक्टीरियोफेज आर डीएनए वायरस। जब हो सके पुरानी चीजों को साथ में कोरिलेट करके रिवाइज किया करो, हमेशा लॉन्ग टाइम तक वो याद रहती हैं। फिर अगेन एक डायग्राम है, इसमें आपको कॉलोनीज दिखाई हैं, ये बैक्टीरियल कॉलोनीज का डायग्राम है, यहाँ पर फंगल कॉलोनी दिखाई है, ठीक है। तो यस, कॉलोनीज की फॉर्म में यू कैन सी द माइक्रोब्स विद नेकेड आइज, ठीक है, ओके। एक लाइन लिखी है, इन चैप्टर 7 यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाई है हमने। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमंस में भी करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स में भी करते हैं, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। जनरली हम ये इमेज बना लेते हैं हमारे दिमाग में कि माइक्रोब्स मतलब पैथोजेंस, कि वो बस हमें डिजीज करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने ये चैप्टर रखा है कि आपकी बहुत सारी लाइफ में, बहुत सारे जनरल एप्लीकेशंस में माइक्रोब्स आपके दोस्त हैं, ठीक है। सो they are not only harmful but several microbes are useful to man in diverse ways, जिसमें से कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो let's start with the first application of microbes, that is household products. household products में microbes हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं? देखो,
सबसे पहले एक पैराग्राफ पूरा कर्ड के ऊपर है ना, अलग अलग एप्लीकेशन से मैं नंबरिंग करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले कर्ड के बारे में बताया है, देन नेक्स्ट सेकंड आपको बताया है जो जनरली जो साउथ इंडियन फूड का डो होता है ना, डोसा इडली वगैरह का, उसमें इतनी सॉफ्टनेस क्यों होती है, क्योंकि पहले उसके आटे को या उसके घोल को लगाकर हम ढककर रख देते हैं। जैसे आपने देखा है इडली बनाते वक्त हम उसमें इनो ऐड करते हैं इंस्टेंट बनाने के लिए, तो अगर उसमें इनो ऐड नहीं करना है तो कई बार उसमें यीस्ट के स्पोर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, सेम काम है। इनो भी उसमें गैस प्रोड्यूस करेगा, या हम यीस्ट के स्पोर डाल रहे हैं तो वो भी CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी वजह से वहां पे सॉफ्टनेस आ जाती है। जो पफ्ड अप अपीयरेंस है वो CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से आती है। ठीक है, ओके, चलो वन बाय वन पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर कर्ड की बात करें तो सबको पता है बच्चों, अगर आप कर्ड खाते हैं, आपने सुना भी होगा कि अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखकर खाओगे तो आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके कर्ड में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन वो बैक्टीरिया आपके लिए बुरे नहीं है, वो आपके फ्रेंड्स हैं बच्चों। कौन से बैक्टीरिया हैं? डू रिमेंबर दैट इज द ग्रुप ऑफ LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दही खट्टा क्यों होता है? क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है। कहां से आया? जब हम दूध को दही बनाने के लिए उसमें इनोक्यूलम ऐड करते हैं। इनोक्यूलम समझते हो? उस चैप्टर में 2-3 जगह आएगा। इनोक्यूलम वर्ड का मतलब है स्टार्टर, कि अगर किसी चीज को आपको किसी चीज में कन्वर्ट करना है तो आपने उसमें क्या डाला। ठीक है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में जामन कहते हैं, कि दही जमाने के लिए दूध में जामन डाल दो, दूध में थोड़ा सा दही डाल दो, छाछ डाल दो, तो वो आप क्या कर रहे हो? वो आप थोड़े से लैक्टोबैसिलस ऐड कर रहे हो। वो लैक्टोबैसिलस, अगर आप उस समय आपने ये भी देखा होगा कि दूध का टेम्परेचर ना ज्यादा होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, क्योंकि लैक्टोबैसिलस को ग्रो करने के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो भी दही प्रॉपर नहीं बनेगा, बहुत ठंडा होगा तो भी नहीं जमेगा, तो इनको वार्म कंडीशन चाहिए। और आप हमेशा देखना, आप घर पे पूछ लेना अपनी मम्मी से, जब भी वो दही जमाती होंगी तो दूध को टाइटली पैक करके रखते होंगे। क्यों? क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले हैं बच्चों। लैक्टोबैसिलस एनारोबिक बैक्टीरिया है। फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा है ना हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर याद करो, वहां पर हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन 2 तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एग्जांपल है यीस्ट, अभी आगे आएगा, बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। अगर आप खुला छोड़ देंगे उसको, एरोबिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो अगेन दही नहीं जमेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है लैक्टोबैसिलस, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, जब हम दूध में इसको ऐड करते हैं, है ना, तो ये दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं भाई? जब ये ग्रो करते हैं ना, तो ये बच्चों लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते जाते हैं। अब आप दूध में एसिड डालोगे तो दूध फटेगा ना, तो दूध का कोएगुलेशन होने लगता है। ठीक है, कोएगुलेट करते हैं, प्लस एक और चेंज करते हैं, दूध में प्रोटीन्स भी होती हैं कई तरह की। कैसीन प्रोटीन होती है, जैसे भाई मिल्क में सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, एवरीथिंग इज नेचुरली प्रेजेंट। तो वो जो मिल्क प्रोटीन पार्शियल डाइजेशन भी करते हैं। आपने सुना होगा कि जब पेट खराब होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप दही खा लेना, दूध अवॉइड करना, दही खा लेना, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, दही इजीली डाइजेस्टेबल है। आधा डाइजेशन तो उसमें बैक्टीरिया ही कर चुके हैं। ठीक है, तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती हैं। जैसे ही आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करते हैं, जिसको आप कहेंगे इनोक्यूलम या स्टार्टर, तो 1 चम्मच या आधी चम्मच जो भी आपने उसमें ऐड किया है ना, उस इतने से में बच्चों मिलियंस ऑफ LAB हैं। ठीक है, तो तुम सोचो, जो दही का एक कटोरा अगर तुम खा रहे हो, एक कटोरी दही खा रहे हो, तो उसमें तो मिलियंस के भी कई गुना बढ़ा लो, इतने LAB हैं। पर ये LAB आपके दोस्त हैं। ये क्या करेंगे आपके स्टमक में जाकर? देखना, यहाँ लिखा है कि पहले तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये धीरे धीरे लैक्टिक एसिड बनाएंगे, लैक्टिक एसिड से मिल्क कोएगुलेट होगा और उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी कर्ड जैसी। ठीक है, विच ऑल्सो इम्प्रूव, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये करते हैं वो ये कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, सॉरी वो कौन सा विटामिन है जो कर्ड से हमें मिलता है। तो दिस इज विटामिन B12। डू रिमेंबर विटामिन B12। यू नो, जो वेजिटेरियंस हैं हम, तो वेजिटेरियंस में ना B12 की डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन, क्योंकि हमारे पास जो हम सोर्सेज यूज करते हैं वेजिटेबल्स में, ज्यादा विटामिन B12 होता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पालक में होता है, चुकंदर में होता है। इसलिए कहते हैं कि हमें दूध, दही, छाछ, मतलब दही और छाछ इवन खाना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन B12 है। इतना तो है कि आपको एटलीस्ट रोज खाओगे तो कमी नहीं होगी इसकी। ठीक है,
तो लेकिन दूध में नहीं है, दही जब बना तो उसने बैक्टीरिया ने ऐड किया। तो आपसे पूछ लेंगे नीट में कि कर्ड की 2 एप्लीकेशंस या 2 एडवांटेज बताओ। तो कर्ड खाने से हमें विटामिन B12 मिलता है, और दूसरा एडवांटेज कि इसमें जो LAB है ना बच्चों, ये जब हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाकर ये क्या करता है, दूसरे पैथोजेंस को ग्रो करने से रोकता है। इट प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग यानी रोकना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। LAB अगर बैठा हुआ है आपके स्टमक में तो वो दूसरे पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये 2 एडिशनल एप्लीकेशंस हैं कर्ड की। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया। सेकेंड एप्लीकेशन, डो, जो कि साउथ इंडियन फूड है, डोसा इडली है ना। इसमें आपसे पूछा है कैन यू टेल विच पाथवे इज टेकिंग प्लेस, क्यों बन रही है CO2? तो सीधा सा आंसर लिख लो, मैंने बताया यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है बिल्कुल CO2। ठीक है, यहां पर भी लैक्टिक एसिड में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोसेस चल रहा था, यहां भी दही बनते वक्त फर्मेंटेशन ही हो रहा था। ज्यादातर आप देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो यूजेस है ना माइक्रोब्स के, वो फर्मेंटिंग माइक्रोब्स को ही यूज किया जाता है। क्लियर? देन आगे पूछा है वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। तो हम या वही या तो ईस्ट के स्पोर ऐड करते हैं, नहीं भी करते ना तो हवा में बैक्टीरिया के, ईस्ट के सबके स्पोर्स होते हैं तो वो उसमें आ जाएंगे। अगर आप एनारोबिक कंडीशंस दोगे, उसको ढककर रखोगे, आटे को कपड़े से लपेट के रखोगे, तो धीरे धीरे वो स्पोर्स ग्रो करके CO2 प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली द डो, थर्ड यूज है बेकिंग इंडस्ट्री में बच्चों। थर्ड यूज किसमें है, बेकिंग इंडस्ट्री में। आपसे पूछ लेंगे नीट में सिंपली बेकर्स यीस्ट कौन सा है, तो बेकर्स यीस्ट का नाम याद कर लेंगे सब बच्चे, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में भी अलग से पूछा जाता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय। फोर्थ एप्लीकेशन देखना, ना सिर्फ इन चीजों में बल्कि कई सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड को फर्मेंट करके जिनको बनाया जाता है ना, उसमें भी माइक्रोब्स यूज आते हैं। देखो जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने दिया है टॉडी। टॉडी पता है तुम्हें क्या होता है? देखो मैंने इसके लिए तुम्हारे लिए एक फोटोग्राफ लिया है यहाँ पर, कि है ना साउथ में क्या होता है, जहां पर ये ट्रीज बहुत कॉमन है, पाम ट्रीज, तो इन पाम ट्रीज पे ना कट्स लगा के और उनके साइड में इस तरह के मटके जैसे स्ट्रक्चर्स लगा के रख देते हैं। तो वो जो कट होता है उसमें से सैप इन मटकों में इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, फिर इन मटकों को निकाल लेते हैं और इनको टाइट ढककर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। तो वो जो सैप उसमें इकट्ठा हुआ है, अगर हमने उसको टाइट ढक दिया तो एनारोबिक कंडीशन दे दी, तो उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। एयर वगैरह से ईस्ट वगैरह तो ऐड हो ही गया है, और वो क्या करता है, वो उस सैप को एक ट्रेडिशनल ड्रिंक में कन्वर्ट कर देता है, जिसको वहां के लोग बोलते हैं टॉडी। तो आपसे पूछ लेंगे नीट में कि टॉडी जो है वो कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, तो भाई साउथ इंडिया की है। कैसे बनाई जाती है? सैप के फर्मेंटेशन से। कौन से प्लांट का सैप? पाम प्लांट का सैप। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। और वो अपने फंक्शंस वगैरह में ट्रेडिशनली ड्रिंक को यूज करते हैं। क्लियर? देन दूसरा, ना सिर्फ टॉडी बनाने के लिए बल्कि फूड्स में आपने कभी सुना है कि जो लोग फिशेस वगैरह खाते हैं वो फिशेस को नॉर्मली तो खाते ही हैं बच्चों, बट कई बार ना फिशेस को ऐसे पैक करके फर्मेंट करके भी खाया जाता है। ठीक है, ना सिर्फ फिशेस को बल्कि कई जगह पर बैम्बू की स्टिक्स को भी फर्मेंट किया जाता है, फिर उनको खाया जाता है। सोयाबीन को फर्मेंट करके खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ट्रेडिशनल फूड में आती हैं। फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स, कुछ भी ऑप्शंस में आए आपको एक बार ढंग से पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, नॉट अ सिंगल वर्ड। फर्स्ट रीडिंग जब भी आप करते हो अपनी एनसीईआरटी की, सेकंड करो थर्ड करो, पर फर्स्ट रीडिंग तो ऐसी होनी चाहिए कि एक एक वर्ड आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स के बाद? फिफ्थ है चीज। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, है ना। जो भी हम पूरा इटालियन फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर्स वगैरह, उन सब में तो चीज होता ही होता है। बहुत तरह का चीज होता है बच्चों। हम तो हमारे इंडिया में बहुत कम वेराइटीज यूज करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में तो चीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंडिया में भी कई जगह अवेलेबल है। देखो इतने तरह का चीज होता है, तुम्हें सारे याद नहीं करने। तुम्हारी बुक में 2 चीज दिए हैं, तो स्विस चीज और एक रॉकफोर्ड चीज। ये जो स्विस चीज है इसमें आपको दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े होल्स हैं, तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्विस चीज में ये लार्ज होल्स क्यों हैं? क्योंकि स्विस चीज को जिस बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वही चीज भी वही मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से बनाया जाता है, तो उसमें वो बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है, और ज्यादा CO2 निकलने की वजह से बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो स्विस चीज को बनाने में यूज होता है बच्चों? यहाँ नाम दिया हुआ है, हाईलाइट कर लेना। स्विस चीज प्रोड्यूस किया जाता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी।
ठीक है, स्विस चीज शर्माता बहुत है, इसमें बड़े बड़े होल्स हैं, तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी। ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरा एक चीज तुम्हें दिया है इसमें, रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज जो है ना, उसमें एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। और ये फ्लेवर उसमें क्यों आता है, क्योंकि इसको ग्रो करते वक्त, मतलब इसको बनाते वक्त एक फंजाई यूज किया जाता है, जिसका नाम लिख लो तुम, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये तो बैक्टीरिया था, ये तो बैक्टीरिया था, अभी मैं फंजाई बता रही हूं आपको, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। जिसको एंटीबायोटिक्स की थोड़ी नॉलेज है उसको पता होगा, जो पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, वो भी एक फंजाई से बनाया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम, वो पेनिसिलियम नोटेटम है, ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है, तो पेनिसिलियम एक फंजाई है, ठीक है, तो ये रॉकफोर्ट चीज है, इसको पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम के फंजाई की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चीज भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो कि यूज होता है हमारे, and different varieties of cheese are known for their texture, flavor, taste and specificity। कैसे आती हैं ये स्पेशल चीजें हर चीज में, कि किस चीज को कौन से माइक्रोब से बनाया गया है। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल आपको दे दिए, स्विस चीज में लार्ज होल्स, ठीक है, लार्ज होल्स क्यों है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 की वजह से, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया। और रॉकफोर्ट चीज की जब राइपनिंग करते हैं तब उसमें एक फ्लेवर कौन ऐड करता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है, डन। तो ये आपका हो गया बच्चों हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज। पांचों एप्लीकेशंस मैंने बता दी, कर्ड में, डो में, बेकिंग इंडस्ट्री में, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड में टॉडी वगैरह हो गया, फिशेस, सोयाबीन, बैम्बू स्टिक, एंड फिफ्थ हो गया चीज। बस आपको क्या करना है, लास्ट में अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या स्टिकी नोट्स लगाते हैं अपनी एनसीईआरटी में, तो बस ये 5 जो मैंने मेन नाम बोले हैं इनको लिख लो, इनके सामने इनका माइक्रोब लिख लो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, की जो हमारी इंडस्ट्रीज में जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ना, वहां पर हम कौन कौन से माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया बेवरेजेस, बेवरेजेस समझते हो, बेवरेजेस मतलब ये जो ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, सारी अल्कोहल्स वगैरह, उनको हम बेवरेजेस कहेंगे। एंड एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में यूज होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम आगे देखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपको बताया है कि अगर आप माइक्रोब्स को बहुत लार्ज वेसल्स में कल्चर कर रहे हो, उनकी हेल्प से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उन लार्ज वेसल्स को कहते हैं बच्चों फर्मेंटर्स। किसी को बायोटेक याद आई क्या? बायोटेक में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमने बायोरिएक्टर्स पढ़े थे, तब मैंने बताया था कि उस कल्चर को भी फर्मेंटेशन ही कहते हैं। बस बायोटेक में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक, वहां पर मोस्टली एरोबिक होता है ना, तो इसलिए वहां पर हमने एक टर्म यूज कर ली बायोरिएक्टर्स, बट यहाँ पे फर्मेंटर्स का मतलब है एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है, माइक्रोब्स को एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करवाना, जिससे वो फर्मेंटेशन करें, CO2 बनाए, अल्कोहल बनाए, और उस चीज को कलेक्ट करके हम उसको इकोनॉमिकली यूज करें, ठीक है। तो बाई चांस वैसे मुझे लगता नहीं है इस तरह का डायग्राम आएगा, बट दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्मेंटर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट, पूरी की पूरी फैक्ट्री जिसमें कई सारे टैंक्स लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। इन सबको स्टरलाइज रखना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही माइक्रोब्स ग्रो करें जो हम चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ना आपको 3 एप्लीकेशंस दिए हैं बच्चों। पहले तो फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिसको आप लिख लो अल्कोहल्स, अल्कोहल्स। दूसरा फिर आपको दिया है एंटीबायोटिक्स के बारे में, और थर्ड आपको कुछ बहुत सारे एक साथ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, केमिकल, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अल्कोहल्स के लिए आपको पता है कैसे बनता है, सबको पता होगा, सुन भी रखा होगा सबने, कि अल्कोहल्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसमें या तो हम माल्टेड सीरियल्स यूज करते हैं। सीरियल्स तो आपको पता ही है, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, उसमें जो माल्टेड है, जो बहुत ज्यादा स्टार्च रिच सीरियल्स है, उनको ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना हो जौ से अल्कोहल्स बनती है ना, या फिर जरूरी नहीं आप सीरियल्स यूज करें, आप फ्रूट जूसेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे अंगूर, ग्रेप से भी अल्कोहल्स बनती हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपको फर्मेंटेशन कराना है ना, आपको यीस्ट को डालना है उसमें, तो यीस्ट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स हैं उनको यूज करके आप उसको फर्मेंट करवा सकते हो। तो क्या क्या रॉ मटेरियल है अल्कोहल्स बनाने के लिए, देखो पूछ सकते हैं तुमसे। रॉ मटेरियल फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन इज द माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस, और एक और ऐड कर लेना बच्चों, नीट में पहले पूछा गया 2-3 बार, मोलासेस। मोलासेस पता है क्या क्या होता है? मोलासेस है ना, डार्क ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है
वो क्या होता है, जो हमारी शुगर केन इंडस्ट्री है ना, जहां पर हम शुगर बनाते हैं शुगर केन से, तो वो शुगर बनाते वक्त एक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड जनरेट होता है, मतलब हाँ लिक्विड ही कह लो, जनरेट होता है, वो वहां पे कोई यूजफुल नहीं होता, तो उसको मोलासेस कहते हैं, उसको अल्कोहल इंडस्ट्री में भेज देते हैं, उसका फर्मेंटेशन करके भी अल्कोहल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो गया। कौन सा बार बार पैथोजन मुंह से निकल रहा है, कौन सा माइक्रोब आप ऐड करोगे इसको प्रोडक्शन के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, वही सेम जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे आप, यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। और इसीलिए बच्चों डू रिमेंबर, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को बेकर्स यीस्ट तो कहते ही हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रूअर्स यीस्ट, क्योंकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये ब्रूइंग इंडस्ट्री है बच्चों, दिस इज ब्रूइंग इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री को ब्रूइंग इंडस्ट्री भी कहते हैं, तो ब्रूअर्स यीस्ट भी यही है और बेकर्स यीस्ट भी यही है। ठीक है, सो माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस के नाम आ गए, देखो ये सब होते हैं ना, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम एंड ऑल। ओके, फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड नोन एज दिस। कैसे करते हैं इन सब चीजों से, टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ये तो सबको ही पता होगा भाई, अल्कोहल्स में कौन सा अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है, दैट इज C2H5OH। कभी मिथेनॉल मत टिक करके आ जाना, मिथेनॉल टॉक्सिक होता है बच्चों, मिथेनॉल टॉक्सिक होता है। कई बार होता है ना कि कोई टॉक्सिक शराब पीने से कुछ लोगों की डेथ हो गई, ऐसे आता है कई बार, तो वो मिथेनॉल अगर उसमें मिला हुआ है तो वो टॉक्सिसिटी कर देगा आपकी बॉडी में, इट इज इथेनॉल, C2H5OH। ओके, फिर पूछा है आपसे कि यहाँ पे कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे काम कर रहा है, तो अगेन इसका आंसर क्या है, फर्मेंटेशन। हर जगह यहाँ पर फर्मेंटेशन ही चल रहा है अभी तक के एग्जाम्पल्स में। ठीक है, देन depending on the type of raw material used for fermentation and type of processing। अब आपको यहां पर बताया बच्चों, इस पर भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, दिस इज अ PYQ, कि जब हम अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री में, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में ना दो तरह की अल्कोहल्स होती हैं। एक तो होती है डिस्टिल्ड अल्कोहल या विद डिस्टिलेशन जिन्हें प्रोड्यूस किया गया, और एक होती है विदाउट डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन वर्ड जनरली बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि डिस्टिलेशन को तुम कॉन्सेंट्रेशन से याद रखो। वैसे डिस्टिलेशन तुम वहां पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब कंपाउंड्स को अलग करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक होता है डिस्टिलेशन। तो आप तो डिस्टिलेशन को कॉन्सेंट्रेशन से याद करो, कि जैसे अगर हम किसी चीज में उस चीज का रेशो बढ़ाते जाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी ना, एक तो डाइल्यूट HCl, एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो अगर जब अल्कोहल बनता है उसमें, तो अल्कोहल बनने के दौरान जो भी हमें जो फाइनल ड्रिंक बनानी है, उस ड्रिंक में होता है ना अलग अलग में अलग अलग परसेंटेज होता है अल्कोहल का। कुछ तो बहुत माइल्ड ड्रिंक होती है, बियर वगैरह, जिनमें ना के बराबर अल्कोहल होती है, ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा अल्कोहल रखती है, विस्की वगैरह। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में समझना, कि जहां पर ज्यादा अल्कोहल की बात हो रही है, यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है हमने, वो क्या हुआ, विद डिस्टिलेशन। अगर हम डिस्टिलेशन करके उस ड्रिंक को बना रहे हैं, यानी उसमें अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो हुई डिस्टिल्ड ड्रिंक्स। और अगर उसमें हमने अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम रख रखा है, तो वो हुई सिंपली नॉन डिस्टिल्ड ड्रिंक विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन से याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि कौन सी विदाउट डिस्टिल्ड हुई, बताओ, जिनमें लेस अल्कोहल है। विदाउट डिस्टिल्ड मतलब लेस अल्कोहल, एंड यू ऑल नो लेस अल्कोहल में दो आते हैं, वाइन और बियर, सबसे माइल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये। ठीक है, जबकि विद डिस्टिलेशन में कौन आएगा बच्चों, विद डिस्टिलेशन में आएंगी जिनमें हाई अल्कोहल है, और हाई अल्कोहल वाले ड्रिंक्स में तीन बहुत कॉमन है, विस्की, ब्रांडी, रम। तो ये आता है नीट में क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ पे नाम याद रखने जरूरी है। ठीक है, क्लियर। वही फर्मेंटेड ब्रॉथ, ब्रॉथ का मतलब ये सारी चीजें, कल्चर मीडियम या ये सारी चीजें। ओके, देन फर्मेंटेशन का फोटोग्राफ हमने देख ही लिया है। ओके, डन। चलिए भाई, अब आते हैं एंटीबायोटिक्स पर। एंटीबायोटिक जिसके बिना हम प्रेजेंट वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते, पहले आपको इनकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बताया है। ठीक है, उससे पहले एक बार देखना क्या लिखा है यहाँ, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स are regarded as one of the most significant discovery of 20th century। ठीक है, जिसने ह्यूमन वेलफेयर में एक बहुत बड़ा एड ऑन किया। एंटीबायोटिक वर्ड का मतलब क्या है, देखो, एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब लाइफ, यानी किसी ना किसी के ये अगेंस्ट लाइफ है। तो यू नो एंटीबायोटिक किसको किल करते हैं, सारे पैथोजन को नहीं करते बच्चों, सिर्फ बैक्टीरिया को करते हैं। मैंने बताया था ह्यूमन हेल्थ में आपको कि वायरस के लिए एंटीवायरल होती हैं, फंजाई के लिए एंटी फंगल होती हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये अगेंस्ट लाइफ किसके लिए है,
अगेंस्ट लाइफ है ये किसके लिए? बैक्टीरिया के रेफरेंस में। लेकिन अगर हम ह्यूमंस के रेफरेंस में देखें तो हमारे लिए ये किसका काम कर रही है? हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ एजेंट्स है, ये लाइफ को बढ़ा रही है ना हमारी। तो लिखा है कि विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। ठीक है, मतलब जस्ट एक लिख दिया इन्होंने, बाकी सीधी सी बात है, एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को किल करे और ह्यूमंस को बचाए। ओके, देन क्या है एंटीबायोटिक्स? डिफाइन किया है सिंपली, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो कि माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करते हैं और ये दूसरे माइक्रोब्स को मार देती हैं, किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। जरूरी नहीं है हमेशा किल करे, कई बार ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम भी कर देती हैं बच्चों, और धीरे धीरे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो खत्म हो जाते हैं बॉडी से। तो या तो उनके मल्टीप्लाइंग रेट को कम कर देती हैं या उन्हें किल कर देती हैं, ये होती हैं एंटीबायोटिक्स। अब इन्हें लिखा है सम माइक्रोब्स, तो कौन से माइक्रोब्स हैं जिनसे आप इन्हें ऑब्टेन करते हो? लिख लेना, नीट में पूछा जाता है। ये हमें मिलती हैं फंजाई से और बैक्टीरिया से। अब कई बच्चों को लगता है मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये बैक्टीरिया को ही किल कर रही हैं और बैक्टीरिया से ही मिल रही हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है बच्चों क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया को किल तो कर रही हैं, पर जैसे मान लो अगर ये बैक्टीरिया की बी स्पीशीज को किल कर रही हैं तो वो ए स्पीशीज ने बनाया होगा। भाई खुद तो अपने को किल करने वाला एजेंट कोई बनाएगा नहीं, पर एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए तो एजेंट्स बनते हैं ना, केमिकल्स बनते हैं ना। तो अगर कोई बैक्टीरिया की स्पीशीज ए है, उसको बी को किल करना है और वो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिससे बी किल हो जाए, तो हमें ढूंढना है उसको और बी के अगेंस्ट यूज करना है। क्या पता बी भी कुछ ऐसा बना रहा हो जो ए को किल करता है, तो हमें भी उसको ढूंढना है। जब ए से बीमारी हो रही है तो फिर उस एंटीबायोटिक को देना है। ठीक है, तो बस इस तरह से एंटीबायोटिक्स को लैब में बनाते तो हैं हम, पर लैब में ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, बैक्टीरिया को कल्चर करके उन्हीं से आइसोलेट करते हैं। और ना सिर्फ बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इनके फंजाई भी हैं बच्चों, बल्कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ वो किसी बैक्टीरिया से नहीं मिला था हमें, वो हमें फंजाई से मिला था। देखो इसकी डिस्कवरी के बारे में क्या दिया है। जो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक याद रखना आपसे पूछ लेंगे, दैट इज पेनिसिलिन। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। तो यहाँ पे आपको बताया है कि इसकी जो डिस्कवरी थी, लिखा है ना, ये रहा लिखा हुआ है, हाईलाइट कर लो, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, एंड यू नो इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यह नाम लिखा होगा, ये रहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ना एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बच्चों जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस अलग था, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो निमोनिया में पढ़ा था हमने। ठीक है, ये है स्टेफाइलोकोकस। एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस दे देंगे, एक स्टेफाइलोकोकस दे देंगे। ठीक है, तो दिस इज स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था उस पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको कल्चर प्लेट्स पे ग्रो करते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्टेफाइलोकोकस के बहुत सारे कल्चर प्लेट्स बनाए, एक्सपेरिमेंट कर लिया। कल्चर प्लेट जनरली जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है उनको धो के स्टेरिलाइज करके रख देते हैं, पर बाई चांस कुछ कल्चर प्लेट्स इनसे अनवॉश्ड रह गई, पड़ी रह गई कहीं पर। ठीक है, कुछ दिनों बाद जब इनकी नजर उन अनवॉश्ड प्लेट्स पर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो कल्चर प्लेट्स थी जिन पर न्यूट्रिएंट मीडियम भी प्रेजेंट था, ऐसा नहीं है खत्म हो गया था, कल्चर मीडियम प्रेजेंट था, उन पे स्टेफाइलोकोकस जिंदा होने चाहिए थे या अभी भी मल्टीप्लाइंग स्टेज में होने चाहिए थे। भाई अगर कल्चर मीडियम खत्म हो जाता तब तो हम समझ लेते कि भाई मीडियम ही नहीं है तो कहाँ से ग्रो करेंगे, पर अगर मीडियम था तो वो ग्रो करने चाहिए थे। बट साइंटिस्ट की तो आदत होती है ना हर चीज में बारीकियां ढूंढने की, कुछ नया नया पता लगाने की। तो उन्होंने जब उन अनवॉश्ड प्लेट को माइक्रोस्कोप से देखा तो व्हाट ही ऑब्जर्व, फ्लेमिंग ने क्या देखा कि जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो तो डेड होती जा रही थी और कुछ फंजाई वहां पर उग गए थे, और वो फंजाई कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे थे जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो रही थी। उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा कि यार मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, मुझे कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिनको ये फंजाई बना रहे हैं और उसकी वजह से ये बैक्टीरिया मर रहे हैं। ठीक है, वो कौन से फंजाई थे? वो थे पेनिसिलियम नोटेटम, ये रहा उसका नाम। कौन सा फंजाई था बच्चों वो? पेनिसिलियम नोटेटम। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड, मोल्ड फंजाई ही तो होता है, अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो।
जिसपे स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा था? ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड दिस केमिकल, उन्हीं ने उस केमिकल का नाम रखा पेनिसिलिन, क्योंकि ये मिल रहा था पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, हाउएवर, पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि भाई इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। बाद में दो साइंटिस्ट थे, चेन एंड फ्लोरे। कौन से दो साइंटिस्ट थे बच्चों? चेन एंड फ्लोरे। उन्होंने जब इस पे और फर्दर रिसर्च की तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, और क्यों ना हम इन केमिकल्स को बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट यूज करें। तो जब उन्होंने कहा कि यार इसको एज एन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, और उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ कुछ समय बाद। वर्ल्ड वॉर, किसी भी वर्ल्ड वॉर में या किसी भी युद्ध में बहुत सारे लोग घायल होते हैं, है ना। जनरली क्या होता है, जब हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थी ना बच्चों, तो जो वुंड्स हो जाते थे, घाव, उनमें इन्फेक्शंस हो जाते थे और लोग इन्फेक्शन से मर जाते थे। सोचो एंटीबायोटिक के बिना दुनिया में कितना बुरा हाल था। मेडिकल साइंस में इतनी चीजें नहीं थी हमारे पास कि हम उनको बचा सके। कुछ केसेस में बचा भी लेते थे, कई बार इन्फेक्शन से मर जाते थे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो सोल्जर्स घायल हुए उनको ट्रीट करने के लिए इन एंटीबायोटिक्स को यूज किया गया और दे वर ट्रीटेड। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली कि भाई तो एकदम इफेक्टिवली सही हो गए कुछ ही दिनों में। तो फिर उन एंटीबायोटिक्स को मेडिकल साइंस में एक प्रॉपर मतलब पहचान मिली, और इन तीनों साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, तीनों को 1945 का नोबेल प्राइज दिया गया। हो सकता है यही आपसे पूछ लें, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भाई कौन से तीन साइंटिस्ट को एंटीबायोटिक डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। ठीक है, चेन एंड फ्लोरे ने क्या किया था? इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड much later by Chain and Flore. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers. अमेरिका के साइंटिस्ट थे, अमेरिका में यूज की गई मेडिसिन को, wounded in World War II। ठीक है, समझ में आ गया आपको एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई। और अब तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। जब आप सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं एमबीबीएस में, तो वहां पर भरे पड़े हैं। मतलब वहां तो आपको ऐसा लगता है इतने एंटीबायोटिक्स क्यों हैं, हमें रटने पड़ते हैं हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट, उसका इफेक्ट, उसके रिएक्शंस। ठीक है, बट इन्हीं से दुनिया चल रही है ना। So after penicillin, many other antibiotics were purified from other microbes. कुछ नाम आपसे पूछे हैं यहाँ पर, जैसे आपको ध्यान हो तो बायोटेक में हमने पढ़े थे कैनामाइसिन, याद है? टेट्रासाइक्लिन, वेरी फेमस टेट्रासाइक्लिन। एक एम्पिसिलिन भी पढ़ा था। ये सब एंटीबायोटिक्स ही तो है, पेनिसिलिन की तरह एम्पिसिलिन, और भी एजिथ्रोमाइसिन आजकल बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोग, अमॉक्सिसिलिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर? So antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease. जैसे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन की मदद से हमने प्लेग को, वूपिंग कफ आया था, मैंने आपको नाम बताया था, इसको काली खांसी भी कहते हैं। अच्छा वहां नहीं था बच्चों, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, आप अपने बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट में ये ऐड कर सकते हो, वूपिंग कफ। ठीक है, डिप्थीरिया तो बताया था मैंने आपको, वहां नाम था गलघोटू डिजीज, है ना। एड्स के पेशेंट्स में माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो जाता है, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं। इसमें फिंगर्स पे व्हाइट कलर के लीजन्स हो जाते हैं और फिंगर्स में बहुत डीजनरेट टाइप होने लगती हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेप्रेसी। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं और अब हाईली कंट्रोल्ड है। कुछ तो इरेडिकेट ही हो चुकी हैं जैसे प्लेग वगैरह, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन प्लस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि वो कौन सी डिजीज हैं जिनको हमने कंट्रोल किया एंटीबायोटिक्स की हेल्प से। तो दीज आर सम नेम। These disease killed millions of people, but today we cannot imagine a world without antibiotics. ठीक है, एंटीबायोटिक्स की कहानी समझ में आ गई है। चलो भाई, अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही चल रहे हैं। हमने अल्कोहल्स पढ़ा, फिर हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा। तीसरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैटेगरी है, उसमें आपको कुछ चीजें साथ में बताई हैं। यहाँ पर आपको तीन तरह की चीजें बताई हैं, समझना बच्चों। कुछ केमिकल्स दिए हैं, केमिकल्स में कुछ एसिड्स हैं और कुछ अल्कोहल्स हैं, एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ठीक, सब पे क्वेश्चन आते हैं इंडिविजुअली। एंजाइम्स है, एंजाइम्स में दो ही एग्जांपल यहाँ पर आपको दिए हैं, एक तो प्रोटीएज एंजाइम और एक लाइपेज एंजाइम। और भी बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, पर इनका एप्लीकेशन बताया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप नीट में कई बार मिस कर देते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में लगभग हर साल इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, जैसे ये वाले जो है ना, ये तो हमारे जनरल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, पर जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनको मेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है।
ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बायो एक्टिव यानी लिविंग बॉडी में जाकर अपना एक्शन करते हैं, ठीक है। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे। स्टैटिन्स है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और एक वो है साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह जो यूज होता है, ठीक है। अभी एक एक याद करवाती हूँ। देखो पहले केमिकल्स पर आओ। इसके लिए क्या करो ना, तुम भी काम करना, एक टेबल बनाते जाना, है ना, वो या स्टिकी नोट्स में बना लेना अपने, जो भी तुम करते हो। तो केमिकल्स में मैंने कहा एसिड और अल्कोहल है, तो देखो कौन कौन से एसिड्स हैं। 4 एसिड्स बताए हैं आपको। जब हम इन्हें लेबोरेटरी में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो कौन कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं। एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से इजीली कोरिलेट हो रहा है। ब्यूटायरिक एसिड के लिए क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और लैक्टिक एसिड सिर्फ दही में यूज नहीं होता, और भी जगह यूज होता है, तो लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस। सीधी सी बात है ना। तो ये तीनों तो क्या हो गए, ये तीनों तो बैक्टीरिया हो गए। एक और एसिड दिया है तुम्हारी बुक में जो नीट में भी कई बार आया, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, सिट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक एसिड। तो जो नींबू में भी होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है, और ये बहुत सारी जगह यूज होता है, सिरका वगैरह की फॉर्म में। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो सिट्रिक एसिड जो है ना, वो एक फंजाई से हमें मिलता है बच्चों, और उस फंजाई का नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस याद आया किसी को? एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था हमने, है ना, फाइको के बाद जो सेकंड क्लास ऑफ फंजाई है, एस्परजिलस नाइगर। तो जो 4 तरह के एसिड एनसीईआरटी में दिए हैं, उनमें से 3 तो बैक्टीरिया से मिलते हैं और एक सिट्रिक एसिड हमें फंजाई से मिलता है। इन तीनों के नाम तो इजीली कोरिलेट हो रहे हैं, बस इसका नाम कोरिलेट नहीं होता तो नीट में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ये बस अकेला याद रखना है कि जिसका नाम कोरिलेट नहीं हो रहा वो यही वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्लियर। एंड इथेनॉल, तो वही इथेनॉल जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री में बनाते हैं, अलग से भी लेबोरेटरी में बना लो इस यीस्ट को यूज करके। कौन सा यीस्ट? वही सेम, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। बस यही एनसीईआरटी में दिया है, देख लो, आप यहीं पे अंडरलाइन कर लो चाहे से। सारे दिए हैं क्या? देखो एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई से मिल रहा है, सिट्रिक एसिड, सॉरी एस्परजिलस नाइगर जो खुद एक फंजाई है, उससे हमें सिट्रिक एसिड मिल रहा है। देन एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड मिल रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड मिल रहा है, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम बात करें बच्चों यीस्ट की, तो यीस्ट जो कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है, वो हमें किसमें यूज हो रहा है? इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो यहां तक तो हो गए आपके एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ये तो क्या हो गए? एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अब आ जाओ एंजाइम्स पे। अब एंजाइम्स में 2 एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, देखना कौन से 2 एग्जाम्पल। एक तो लाइपेज है बच्चों, और दूसरा है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। साथ में इन दोनों का यूज, क्या यूज है, इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में याद कर सकते हो। इनके आपको माइक्रोब्स नहीं दिए हैं एनसीईआरटी में, तो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, जस्ट मैंने लिख दिया आपको अगर जानने हो तो, बाकी आप मत पढ़ो, आप तो सिर्फ यूज पढ़ो इनका। लाइपेज बहुत इजी यूज है, लिपिड्स का डाइजेशन करता है ना। आपको पता है ना, कुछ डिटर्जेंट्स का ऐड आता है कि ऑयली स्टेन भी रिमूव कर देंगे ये डिटर्जेंट्स, क्योंकि उनमें लाइपेज ऐड होता है, ठीक है। तो ऑयली स्टेन्स को वो डाइजेस्ट खत्म कर देते हैं। तो लाइपेज की एप्लीकेशन क्या है? डिटर्जेंट्स में यूज होता है टू रिमूव ऑयली स्टेन्स, ठीक है। ये कहाँ यूज होते हैं समझना। पैक्टिनेज और प्रोटीएज को कब यूज किया जाता है बच्चों? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हम जब घर में जूस निकाल के पीते हैं या फ्रेश जूस पीते हैं, तो उसमें झाग होते हैं ना खूब सारे। कोई भी आप जूस देख लो, गन्ने का या पाइनएप्पल जूस, है ना, तो वो हमने फ्रेश फॉर्म में तो पी लिया। पर अगर आप बॉटल्ड जूसेस देखें, जो भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं ना, रियल, ट्रॉपिकाना, फ्रूटी वगैरह, व्हाटएवर जो भी आते हैं अलग अलग, वो तो एकदम क्लीन होते हैं। अगर उसमें इस तरह के झाग हो डब्बे में, तो आप देखकर पियोगे क्या उसको? आपको लगेगा अरे तो खराब जूस हो गया है। तो उसको एस्थेटिकली अच्छा बनाने के लिए जब इन जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें ना ये दोनों एंजाइम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि ये दोनों जो एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स का और पैक्टिन्स का डाइजेशन कर देते हैं। वो जो झाग है ना, वो पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की वजह से आ रहे हैं। तो उन जूसेस की सिर्फ अपीयरेंस को क्लियर करने के लिए, क्लीन बनाने के लिए, एज अ क्लैरिफाइंग एजेंट जूसेस में इनको ऐड करते हैं फॉर बॉटल्ड जूसेस। फ्रेश जूस तो आपके सामने निकल रहा है, आप तभी पी रहे हो, तो उसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेश जूस ज्यादा बेटर हुआ इंस्टेड ऑफ दीज जूसेस जिसमें केमिकल्स भी ऐड हैं तरह तरह के, ठीक है। बट ऑब्वियस चलो ये तो कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, बट उनमें फिर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी तो डालते हैं ना, इसलिए जब भी हो सके प्रेफर करो फ्रेश जूस पियो, ठीक है। तो एंजाइम्स के दोनों यूज समझ में आ गए आपको। ये देखो लाइपेज का यूज क्या दिया है एनसीईआरटी में। लाइपेज के लिए लिखा है कि यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, ठीक है। देन पैक्टिनेज का यूज किया दिया है कि जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस होते हैं जिन्हें हम मार्केट से खरीदते हैं, दे आर क्लियरर
as compared to those made at home. This is because they are clarified by these two agents. तो नीट में आ जाएगा कि इनमें से कौन क्लैरिफाइंग एजेंट्स हैं, तो इनको आप लिख लो क्लैरिफाइंग एजेंट्स। किसके लिए? बॉटल जूसेस के लिए। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका एंजाइम्स के लिए पैराग्राफ। केमिकल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखना, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज से जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ये जो पूरा पार्ट है दिस इज ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। कौन कौन से हैं? 3 बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यहां पर आपको बताए हैं बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए और थर्ड है स्टैटिन्स। देखो यही याद करवा देती हूं मैं तुम्हें बहुत इजीली, अभी देखना समझना। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं, ये रही टेबल, समझो। तीनों मेडिकल साइंस में यूज होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ यूज होता है? नाम से पता चल रहा है किससे मिला होगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस। अब ऐसा नहीं है स्ट्रेप्टोकोकस अकेला न्यूमोनी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जिससे हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। नाम तो इजीली पहचान लोगे तुम, लिंक कर रहा है एक दूसरे से। कहाँ यूज होता है समझना। स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करते हैं बच्चों, मान लो कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको सीवियर हार्ट अटैक टाइप आया है, जिसको हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं एमआई। एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। थोड़ा सा मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था कि मायोकार्डियम यानी हार्ट की मसल्स, इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन नहीं है ये, आप सोचो कि स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, दिस इज इन्फेक्शन। इन्फाक्ट मतलब होता है अगर किसी टिश्यू को, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है ना, तो क्या होता है वो टिश्यू धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगता है उस टिश्यू का, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलने से डैमेज होने लगता है। तो उस डैमेज टिश्यू के लिए वर्ड यूज करते हैं इन्फाक्ट। ओके, तो अगर आपके कोरोनरी ब्लड वेसल्स में कोई भी ब्लॉकेज है तो आपके हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगेंगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कोई पेशेंट आया है तो उसमें मान लो उसमें वो जो मतलब एक तरह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक को थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर देते हैं कि इनिशियली जब इन्फेक्शन शुरू हुआ तो एमआई शुरू हो गया और फिर वो कभी भी सीवियर फॉर्म ले सकता है और पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसमें डॉक्टर ने टेस्ट किया और उनको लग रहा है कि यार इसके ब्लड क्लॉट बन गए हैं और दीज ब्लड क्लॉट विल लीड टू हार्ट अटैक, तो उन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज उस पेशेंट को दी जाती है जिसकी वजह से वो उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? क्लॉट बस्टर एजेंट है, और अगर क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस कम। भाई मैंने आपको 2 तरह से बताया था, एक तो बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें ब्लड वेसल्स में कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होता जाता है ना, प्लाक बन जाता है और नैरोइंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की, वो अलग केस है। हार्ट अटैक एक और वजह से आता है अगर कभी भी हमारी बॉडी में इंटरनली क्लॉट्स बन जाएं। अभी कोविड के बाद जो मोस्टली हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ना लोगों को, वो क्लॉट्स बनने की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस में तो फिर भी हमारी लाइफस्टाइल, डाइट मैटर करती है और वो कई सालों तक जब होता है उसके बाद अटैक आता है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कोविड के बाद अचानक किसी भी एज में किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो तुरंत खत्म भी हो जाता है। तो वो वाले जो हार्ट अटैक्स हैं वो ज्यादातर क्लॉट वाले हैं कि अचानक कोई ब्लड ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल क्लॉट बन गया, और अगर वो क्लॉट आपकी कोरोनरी वेसल्स में है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और क्या होगा? हार्ट मसल्स डैमेज और जो अटैक आ सकता है या डेथ भी हो सकती है ना। तो इन क्लॉट्स को अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए समय पर तो इनको डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज किया जाता है। याद रहेगा, लॉजिकली समझा दिया मैंने। दूसरा एजेंट है साइक्लोस्पोरिन ए। इसको तो बहुत बार बता चुकी हूं मैं। इट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, है ना। तो कहीं पर भी आपको, जैसे स्पेशली जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरीज की जाती है, वहां लिखवाया भी था ह्यूमन हेल्थ इम्यूनिटी वाले टॉपिक में, तो उसके बाद जनरली इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है? ये हमें एक फंजाई से मिलता है बच्चों जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि इन दोनों के नाम में कोई लिंक नहीं मिल रहा है आपको। हालांकि अगर स्पोरम लिखा हुआ आ जाए तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा, स्पोरिन, स्पोरम, बट कई बार स्पीशीज लिखी हुई नहीं आती, सिर्फ ट्राइकोडर्मा लिखा हुआ आ जाता है। और इस चैप्टर में एक और जगह ट्राइकोडर्मा है। इवन अगर ध्यान हो, फंजाई जब हमने पढ़ा था वहां पर भी ट्राइकोडर्मा आया था, है ना। तो फंजाई में कैट और ड्यूटेरोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल, कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा।
तो ट्राइकोडर्मा की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो वन ऑफ द स्पीशीज इज यूज्ड फॉर गेटिंग साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, इसी चैप्टर में अभी आगे जब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स बताऊंगी तो उसमें जब हम बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसे एजेंट जो पैथोजेंस को किल कर दें, पेस्ट को किल कर दें, उसमें भी ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है जिसको कि सॉइल में छोड़ दो, मतलब सॉइल में उसको उसके स्पोर्स को डाल दो तो वो सॉइल में ग्रो कर जाता है और दूसरे रूट पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देता, है ना। तो दो जगह इस चैप्टर में ट्राइकोडर्मा की एप्लीकेशन है, दोनों स्पीशीज अलग अलग हैं। यहाँ पर पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, वहां पर स्पीशीज नहीं दे रखी, सिर्फ जीनस दे रखा है, वहां पर इट एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। डू रिमेंबर दिस, ठीक है, क्लियर। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है वो हमें एक फंजाई से मिलता है, ऐसे याद रखना। ओके, तीसरा स्टैटिन्स। अगर आपके घर में कोई भी हार्ट पेशेंट है, आपके दादा दादी, अगर वो कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी मेडिसिन में जो मेडिसिन पे नाम लिखा रहता है उनमें ऐसे मेडिसिन मिलेंगी आपको, एट्रोवास्टैटिन, कीमास्टैटिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में स्टैटिन आ रहा है ना। ये जो स्टैटिन्स हैं ये आजकल बहुत कॉमनली यूज होते हैं बच्चों, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बट ऑब्वियस इसीलिए कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम बने, कोलेस्ट्रॉल हम खाते भी हैं डाइट में और हमारी बॉडी में बनता भी तो है, हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो हम चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल इतना ही बने जितना जरूरी है, अननेसेसरी ना बने ज्यादा। तो हमें क्या करना है, हमें कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को रोकना है, ये स्टैटिन्स वही करते हैं। These statins are competitive inhibitors of enzymes used in cholesterol formation. हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनते वक्त जो एंजाइम्स काम करते हैं उनके स्टैटिन्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कि किसी एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है उसी का जैसा स्ट्रक्चर रखने वाला एक इनहिबिटर, तो वही काम स्टैटिन्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्या किसकी तरह यूज होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। और ये किसने दिए हमको बच्चों, भाई यीस्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। एक तो हमें फर्मेंटेशन में जगह जगह यूज हो रहा है यहां पर, लेकिन अब एक दूसरा यीस्ट है, ये भी ध्यान रखना आप। नॉर्मली हम समझते हैं यीस्ट मतलब सैकेरोमाइसीस सेरेविसी, ऐसा नहीं है। यीस्ट फंजाई का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें कई तरह के यीस्ट आते हैं। तो सैकेरोमाइसीस सेरेविसी तो किसमें यूज होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन, बेकिंग इंडस्ट्री, जहां जहां अलग अलग जगह फर्मेंटेशन की जरूरत है। यहां पर जिससे हमें स्टैटिन्स मिल रहे हैं वो कौन सा यीस्ट है, मोनास्कस परप्यूरियस। कौन सा यीस्ट है, मोनास्कस परप्यूरियस। स्टैटिन्स हमें मोना देती है, ऐसे याद रखना। स्टैटिन्स हमें किससे मिलते हैं, मोना से। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कौन है, मोना। ठीक है, तो मोनास्कस परप्यूरियस से आपको मिलेंगे स्टैटिन्स। क्लियर है क्या, बस यही तीनों चीजें आपको एकदम, ये तो आप जरूर से अपने शॉर्ट नोट में टेबल बना देना या स्टिकी नोट्स बना के अपने एनसीईआरटी में लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों के बारे में एक बार एनसीईआरटी से भी देख लो, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें मिल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी है कि मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, थोड़ा सा इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी रोल होता है, क्या होता है वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इट इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर for removing the clots from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. जनरली मायोकार्डियल इंफाक्शन के पेशेंट्स में इस तरह के क्लॉट्स कॉमन है, तो उनमें स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करते हैं, कैसे, एज अ क्लॉट बस्टर एजेंट। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज करो, किससे मिलेगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, यहां भी स्पोरिन आ रहा है, यहां भी स्पोरम आ रहा है, पूरा नाम आता है तो इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, स्टैटिन्स, स्टैटिन्स कौन दे रहा है, मोना, जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। तो स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट, कौन सा यीस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, कैसे, इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग, यानी ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसका, फॉर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, लॉजिकली पढ़ोगे तो एनसीईआरटी रीड करना मुश्किल नहीं लगता। तुम क्या करते हो, सीधा एनसीईआरटी रीड करने की कोशिश करते हो। इट रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। अब देखो मैंने आपको समझाया, उसके बाद कितना इजीली समझ में आ गया। कोई बच्चा फर्स्ट टाइम सीधा इस पैराग्राफ को पढ़ेगा तो वो कोरिलेट ही नहीं कर पाएगा, कैसे याद करें कि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है। पर अगर लॉजिकली समझोगे पहले हर चीज को तो आप उसे ज्यादा टाइम के लिए याद रख पाओगे।
ठीक है, समझ में आ गया। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपको क्या क्या याद रखना है, अगेन आप एक टेबल बना सकते हो, पूरी दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की टेबल में आपको सबसे पहले लिखना है फर्मेंटेड बेवरेजेस, यीस्ट से मिलेगा। एंटीबायोटिक्स यीस्ट एंड फंजाई, मतलब फंजाई एंड बैक्टीरिया से मिलेंगे। फिर एसिड्स में चारों एसिड्स और उनके सोर्स, इथेनॉल का सोर्स, एंजाइम्स दोनों उनका सोर्स नहीं है तो उनका यूजेस, और फिर 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऐसे करके पूरी ये जो लिस्ट बन जाएगी, ये आपके रिवीजन में काम आएगी। ठीक है, एक बार याद भी हो जाएगा, मत बनाओ रिवीजन के लिए तरीके से, एक बार लिख लो, रफ में लिख लो, लिखने से चीजें याद होती हैं। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? तो दिस इज अबाउट द क्या क्या पढ़ लिया हमने, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स पे, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेली गैलन्स ऑफ सीवेज प्रोड्यूस होता है, उसको ट्रीट करने में, उसको प्योर करके वाटर सोर्सेज में मिक्स करने में बैक्टीरिया हमारी कैसे मदद करते हैं। नॉट ओनली बैक्टीरिया, यहाँ पर जो माइक्रोब्स हमारे काम आते हैं बच्चों, वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई। एक्चुअली जो सीवेज होता है ना, उसमें पहले से ये बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स। इस पूरे टॉपिक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी आपके आगे, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब कि फंजाई जो है, उन्होंने इस तरह से अपने फिलामेंट्स का एक मेशवर्क बना रखा है, और उस मेशवर्क में बीच बीच में बैक्टीरियल सेल्स फंसी हुई हैं। तो इस तरह के मेशवर्क को क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। और ये पहले से ऑलरेडी सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। भाई ये कौन है बताओ, बैक्टीरिया और फंजाई एक तरह के डीकंपोजर्स ही तो हैं बच्चों। और डीकंपोजर्स या सेप्रोफाइट्स आपको पता है कौन होते हैं? डीकंपोजर्स या सेप्रोफाइट्स होते हैं जो अपना खाना लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे कोई भी डेड बॉडी होती है, डिकेइंग मैटर होता है, गार्डन में टहनियां पड़ी हैं, ट्विग्स पड़ी हैं, फ्लावर्स, लीव्स पड़ी हैं, तो उन पर वो धीरे धीरे डीकंपोज होते हैं ना, ब्लैक होके खत्म हो जाते हैं। उसी को तो आप डीकंपोजिशन कहते हैं। जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे डीकंपोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हर जगह नेचर में इस तरह के बैक्टीरिया और फंजाई हैं। और जो हमारा फीकल मैटर है, यूरिन है, उसमें भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, तो उनके लिए तो खाना है वो। इन डीकंपोजर्स के लिए, इन सेप्रोफाइट्स के लिए तो वो फीकल मैटर, वो सीवेज क्या है, उसमें खूब सारा खाना है भाई। उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो यूरिया है, जो अमोनिया है ना। चलो अमोनिया एक तरह का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट बाकी चीजें तो ऑर्गेनिक हैं, वो वाटर में मिक्स हो रखी हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया और फंजाई एयर में है तो उनमें भी होंगी सीवर लाइंस में, तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट होते हैं। बस हमें क्या करना है कि ऐसा प्लांट बनाना है, प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट एक प्रॉपर मेथड, प्रोसेस है ना, जिसमें ये बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करने का और मौका मिल जाए, और ये इतना ज्यादा ग्रो कर लें कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ना उस सीवेज में, वो पूरा का पूरा ये खा ले मतलब उसको डीकंपोज कर ले। तो क्या होगा, उसमें सिर्फ पानी रह जाएगा जो रिवर्स में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रोसेस कर रहे हैं ना, अब यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये, यहीं पर आप स्टार बना के लिख देना कि ये एरोबिक प्रोसेस है बच्चों। अभी तक हम ज्यादातर बात कर रहे थे फर्मेंटेशन की, जहां पर एनारोबिक कंडीशंस चाहिए थी हमको, पर अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस की विच इज एन एरोबिक प्रोसेस, जो कि एक एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस यानी ये बैक्टीरिया और फंजाई को ऑक्सीजन चाहिए बच्चों ग्रो करने के लिए। ये बात इकोलॉजी में भी काम आएगी। इकोलॉजी में जब हम डीकंपोजिशन पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये सेट रहता है, मैंने देखा है कि बच्चे सोचते हैं डीकंपोजिशन जैसा कोई भी प्रोसेस है तो वो एनारोबिक होगा। नहीं, ये जो एयर में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई डीकंपोजिशन करते हैं चीजों का, वो एरोबिक होते हैं बच्चों। ठीक है, उनको एनारोबिक कंडीशंस में तो वो मर जाएंगे, रुक जाएगा डीकंपोजिशन का प्रोसेस। यहाँ पर हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है ये। भाई आप खुद ही देखो, वो जो सीवर लाइंस हैं उनमें ऑक्सीजन है ना, क्यों नहीं है, एयर भी तो होती है। ये जो मिट्टी में डीकंपोजिशन चल रहा है तो हर जगह एयर प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना इट इज एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, जबकि अगेन यहीं पर हम नोट कर लेते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो हम बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे ना, बायोगैस प्रोडक्शन जो हम करवाएंगे, जो मैं आपको कह रही हूँ कि जितना भी काउ डंग है उसको इकट्ठा कर लो, कैटल्स, नॉट ओनली काउ डंग, जो भी कैटल्स हैं उनका गोबर, उनका डंग इकट्ठा कर लो, और एक बड़े से लार्ज कंटेनर में उस डंग को डाल देते हैं बच्चों। और उसमें ऑलरेडी काउ डंग में मिथेनोजेंस होते हैं, क्या बहुत बार पढ़ा है हमने, आर्की बैक्टीरिया, तो वो मिथेनोजेंस उसमें ग्रो करेंगे और बायोगैस बनाएंगे। तो जब यहां पर मिथेनोजेंस ग्रो करते हैं ना, इसके अंदर हमने क्या डाला है, काउ डंग डाला है। काउ डंग ऑलरेडी हैज मिथेनोजेंस कैटल्स के र्यूमेन में रहते हैं ना। तो जब ये ग्रो करेंगे ना इसमें, तो यहां पर ये एनारोबिक प्रोसेस होता है। बायोगैस प्लांट जो है, क्योंकि मिथेनोजेंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दीज आर एनारोबिक बैक्टीरिया।
देखा जाए तो ये भी तो एक तरीके का डाइजेशन है, डिकम्पोजिशन है, बट इसको आप डाइजेशन बोलो कि यहाँ पर काऊ डंग में जो भी चीजें हैं वो डाइजेस्ट हो रही हैं और उनसे बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इन बैक्टीरिया का नाम ही मिथेनोजेंस है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। तो बायोगैस में जो मेजर गैस होती है वो मीथेन गैस होती है, और भी गैसेस होती हैं, CO2 होता है, H2 होता है, H2S होता है, पढ़ेंगे हम आगे। तो ये जो बायोगैस बन रही है, ये जब बनेगी तो वहां तो हमें एक एनारोबिक चैम्बर चाहिए, दिस इज एनारोबिक चैम्बर, टाइटली पैक्ड चैम्बर चाहिए होगा। पर अभी जो हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं वो कैसा प्रोसेस है बच्चों, वो एक एरोबिक प्रोसेस है। क्लियर, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया जिससे आप गड़बड़ ना करें। तो जो बायोगैस प्लांट टॉपिक है उसके शुरू में आप लिख देना दिस इज एनारोबिक, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट इज एरोबिक। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए भाई, तो देखें जरा हम बायोगैस में सॉरी एसटीपी में क्या दिया है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, we know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. You know, major component इसमें क्या है? Human excreta. This municipal excreta मतलब यहाँ पे सब आ गया, fecal matter, urine वगैरह, everything. Fecal matter and urine. Then this municipal wastewater is called sewage. It contains, इसमें मेनली ऐसी क्या चीज है कि माइक्रोब्स इसमें ग्रो कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइट्स हमेशा ऑर्गेनिक चीजों का डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, और माइक्रोब्स भी पहले से प्रेजेंट है। मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, बहुत सारे इसमें बिल्कुल डिजीज कॉजिंग है ये तो हमारे लिए है, लेकिन सोचो हम इन्हीं को इस तरह से यूज करेंगे कि ये हमारे लिए फायदेमंद बन जाएंगे। ठीक है, हैव यू एवर, मतलब खाना नहीं है इनको हमें, सिर्फ इन्हें वहां पे यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ मैं तुम्हें, एसटीपी में क्या करते हैं कि पहले तो हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे ये एकदम खूब ग्रो कर लें, है ना, मिलियंस में अपना नंबर बढ़ा लें और उस सीवेज में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर लें। और फिर अब जब अगर हमें उसको हम सीधा रिवर्स में भेज देंगे तो ये माइक्रोब्स भी तो रिवर में चले जाएंगे और फिर वो पानी घूम फिर के कैसे भी हमारी लाइफ में यूज होगा तो हमारी बॉडी में पहुंच के बीमारियां कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि इनको पहले तो ग्रो करवाते हैं और फिर उसको एक दूसरे चैम्बर में शिफ्ट करते हैं, उस सीवेज को एक दूसरे चैम्बर में भेजते हैं, उस चैम्बर में एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं, तो सारे बेचारे बैक्टीरिया और फंजाई मर जाते हैं और फिर उस वाटर को आगे रिवर्स पे भेज देते हैं, है ना, सेल्फिश है हम। तो पहले तो हमने इनको ग्रो करवाया, खूब सारी ऑक्सीजन दे दी जिससे ये ग्रो करें, फिर एनारोबिक में भेज दिया जिससे ये मर जाए। ओके, so many of which are pathogenic. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? This cannot be discharged into natural water bodies. आप इसको डायरेक्टली नहीं डिस्चार्ज कर सकते बच्चों रिवर्स और स्ट्रीम में, क्योंकि ये पैथोजेनिक है और उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं। सो बिफोर डिस्पोजल इट इज ट्रीटेड इन एसटीपीज। इसको किसमें ट्रीट करना पड़ेगा हमें? एसटीपीज में, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, तो यहां पर हम किसको यूज कर रहे हैं? अच्छा देखो, ये ऑटोट्रॉफ थोड़ी ना है, कोई बच्चा इनको वो तो नहीं समझ रहा कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, नाइट्रोबैक्टर वगैरह। जब हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पढ़ा था ना, कीमो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जो केमिकल से अपना खाना ले, लेकिन वो इनऑर्गेनिक केमिकल से लेते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह जो बैक्टीरिया होते हैं, वो नहीं है यहाँ तो ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सेप्रोफाइट्स हुए, और सेप्रोफाइट्स आप सभी को पता है हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं। ठीक है, सो दीज आर हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। हमें कोई इनोक्यूलम ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सीवेज में, बस कंडीशंस प्रोवाइड करनी है हमको। ठीक है, सो दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज। अब समझना कि कैसे हम एसटीपी में इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। पहले तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक फोटोग्राफ दिया हुआ है बच्चों इस तरह का, है ना, ये बताया है कि यहाँ पर ये नीचे पूरा लगे हुए हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जब सीवर इनमें आता है सारा, ऊपर सब मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, तो इनमें से जब ये गुजरता है तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और फिर पानी को मतलब रिवर्स वगैरह में मिक्स कर दिया जाता है। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला पार्ट दिखाया है तुमको, हम तो पूरा पढ़ेंगे। खैर, एक ये भी फोटो दिखाया है कि इस तरह अलग अलग चैम्बर्स में ये सारे प्रोसेस होते हैं। ओके, तो देखो, एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ इस चार्ट के थ्रू कि एक्चुअली हम एसटीपी में क्या करते हैं। एसटीपी में क्या होता है, 2 स्टेज होती हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पूछते हैं ये आपसे, प्राइमरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो चैम्बर है उसमें कुछ फिल्टर मेम्ब्रेन्स लगी रहती है, उससे जब सीवेज गुजरता है तो जो सीवेज में मोटी मोटी गंदगी है, पत्थर है, कंकर है, सैंड है, वो सब फिल्टर होती जाती है।
ठीक है, और फिर उसको नेक्स्ट चैम्बर में लाते हैं जहां से स्टार्ट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें आपको इन फ्लॉक्स को यूज करना है। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहले वाले में आपने बैक्टीरिया को थोड़ी ना यूज किया, उसमें सिर्फ उसको फिल्टर किया था, तो वो था फिजिकल ट्रीटमेंट। अब जो सेकेंडरी करेंगे वो होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है बच्चों, देखना डायग्राम भी देखना आप इसका साथ साथ में। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इस तरह से ये जो सीवेज आ रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको, फिल्टर लगी हुई है अलग अलग, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मतलब अलग अलग साइज की फिल्टर मेम्ब्रेन, पहले मोटी मोटी चीजें हट गई, फिर और बारीक चीजें हट गई, और बारीक, तो जितना हो सकता है उतने बारीक फिल्टर्स लगे रहते हैं और वो मोस्ट ऑफ द चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ जो मतलब बहुत बारीक रेत वगैरह मिक्स हो जाती है ना, सैंड, वो तो कैसे फिल्टर करोगे आप। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ना यहाँ पर कुछ देर के लिए वो जो सीवेज आ रहा है उसको रोक कर रखते हैं, ठीक है। रोक कर रखने से क्या होगा, आपने देखा है अगर किसी पानी में मिट्टी या कुछ घुला हुआ है और आप उसको कुछ देर के लिए स्टैटिक रख दो तो सारी मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि जब इसमें कुछ देर तक ये सीवेज भरा रहता है तो जो सारी सैंड वगैरह है वो उसमें नीचे सेडिमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, सेडिमेंट हो जाती है, ठीक है। तो एक तो हमने इसका क्या कर लिया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर लिया, और फिर हमने इसका क्या कर लिया, सेडिमेंटेशन कर लिया। आपको डायग्राम तो कोई बनाने को बोलेगा नहीं, तो आपको पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो इस फॉर्म में लिख लेना बाद में कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले क्या किया हमने, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, फिर सेडिमेंटेशन किया, जिसकी वजह, ये सब पूरा प्रोसेस कहाँ किया हमने, जिस चैम्बर में किया उसका नाम है सेटलिंग टैंक। प्राइमरी है तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है बच्चों तो नीचे गंदगी जमा हो जाएगी, एक तो उसको तो बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं उसको, स्लज, प्राइमरी स्लज। इस चैप्टर में स्लज वर्ड भी 2-3 जगह आएगा। जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसमें जो वेस्ट बचेगा उसको स्लज बोलेंगे, और जो आगे जाएगा उसको इफ्लुएंट बोलेंगे। और ये जो आगे जा रहा है, अब सीवेज नहीं रहा है, सीवेज में से हमने कुछ चीजें हटा दी ना, तो अब इसको सीवेज ना कह के क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट। अच्छा ये रहा, इन्होंने सेडिमेंटेशन यहाँ दिखाया है बच्चों, सॉरी सेडिमेंटेशन यहाँ दिखाया है इन्होंने, ये तो इन्होंने पूरा इसी का पार्ट रखा है। ये कॉम्बिन्यूटर लगे हुए हैं, ये और बारीक कर देंगे मोटे मोटे पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो सारी ग्रिट वगैरह जो है ना वो सब फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो ये तो पूरा फिल्ट्रेशन दिखाया है, ये दिखाया है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के बाद अब जो आगे जा रहा है लिखा है ना, वो है प्राइमरी इफ्लुएंट। तो आफ्टर दिस प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हुआ, आपने प्राइमरी स्लज को अलग कर दिया, इस स्लज में ग्रिट आ गए, सैंड आ गई, छोटे छोटे कंकर पत्थर पेबल्स वगैरह, जो भी फिजिकल गंदगी थी वो सारी हटा दी, है ना। और जो आगे जा रहा है वो क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट, इट इज टेकन फॉरवर्ड। अभी ये प्योर नहीं हुआ है, अभी ऑर्गेनिक मैटर तो सब मिला हुआ है उसमें, इसको करना है अभी तो हमें प्योर। अब स्टार्ट होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए 2 चैम्बर्स यूज करने हैं। पहले चैम्बर में फ्लॉक्स की ग्रोथ करवानी है, दूसरे चैम्बर में उन्हें मारना है। तो ग्रोथ करवाने के लिए जो चैम्बर यूज होता है उसको बोलते हैं बच्चों एरेशन टैंक। बोलेंगे क्या उसको हम, एरेशन टैंक। भाई पहला वाला टैंक क्या था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब कहाँ आ गया सारा सीवेज, एरेशन टैंक्स में। एरेशन मैंने कहा ना, खूब सारी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी इनकी ग्रोथ करवाने के लिए। तो जैसे ही हम खूब सारी ऑक्सीजन देते हैं इस एरेशन टैंक में तो दे ग्रो विग्रसली, और विग्रस ग्रोथ करके ना ये फ्लॉक्स ग्रो विग्रसली। क्या करेंगे ग्रोथ के वक्त, खाना चाहिए इनको, तो जितना भी ऑक्सीजन तो हमने दे ही दी, तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूम करने लगते हैं। देखो ये रहे एरेशन टैंक, इसमें एक तरफ से लगातार ऑक्सीजन पंप की जा रही है, एयर कंप्रेसर दिख रहा है, जिसकी वजह से जो इस प्राइमरी इफ्लुएंट में फ्लॉक्स थे ना पहले से, वो और ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ के दौरान उनको खाना चाहिए तो वो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर यूज हो जाता है, खत्म होने लगता है, मतलब भाई डिग्रेडेशन हो गया उसका, तो डिकम्पोजिशन हो गया। अब सुनना क्या होता है यहाँ पर ध्यान से, कि जब ये फ्लॉक्स इसमें ग्रो कर रहे हैं, है ना, और ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, तब तक तो एरेशन टैंक में हमने काम चलने दिया, लगभग ऑर्गेनिक मैटर खत्म भी हो गया। पर अगर हम इसको सीधा रिवर्स में भेज देते तो इट इज फुल ऑफ माइक्रोब्स, इट इज फुल ऑफ पैथोजेंस, वो हम नहीं चाहते थे, है ना। तो हमें इन फ्लॉक्स को, ये जो इसके अंदर फ्लॉक्स है ना जिनको हमने ही ग्रो करवाया है, इनको हमें मारना है। तो दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू अ नेक्स्ट टैंक, जिसका दोबारा से नाम सेटलिंग टैंक है। अब पहले हमने गंदगी को सेटल किया था, अब हम फ्लॉक्स को सेटल कर रहे हैं, तो इसका नाम है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। क्या नाम है इसका, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक।
तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि लार्ज एरेशन टैंक्स के बाद ये सब किस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बच्चों, ये पूरा चीज भेज दी जाती है नेक्स्ट चैम्बर में जिसका नाम है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, ध्यान से देखना, जो बैक्टीरिया और फंजाई नीचे इकट्ठे होते जा रहे हैं, अब वो वेस्ट है ना, तो स्लज कह दें उसको, उसमें से कुछ मर गए होंगे, कुछ बेहोश होंगे, कुछ जिंदा भी होंगे, क्या पता, तो एक्टिवेटेड वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो जो नीचे इकट्ठा होता जा रहा है वो क्या है, एक्टिवेटेड स्लज, ओके। और अब जो बचा, आप इमेजिन करो कि पहले एक एरेशन टैंक था, फिर यहां पर साइड में एक सेटलिंग टैंक है। एरेशन टैंक में फ्लॉक्स को ग्रो करवाया, सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया और इस पूरे के पूरे पार्ट को हमने आगे ट्रांसफर कर दिया। अब इस चैम्बर में हमने ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं दे रहे हम, तो क्या होगा, सारे के सारे फ्लॉक्स मरने लगेंगे, नीचे इकट्ठे होने लगेंगे, जिसको आप कहोगे एक्टिवेटेड स्लज। और अब जो बचाना इसमें, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, सिर्फ वाटर बचा होगा, थोड़े बहुत कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे अगर होंगे तो उसमें, आपने ग्रिट वगैरह पहले ही हटा दी थी, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो ही गया, फ्लॉक्स को आपने मार ही दिया, तो अब ये प्योर वाटर है और इसको आप रिवर्स में, स्ट्रीम्स में इजीली भेज सकते हो। कुछ जगह पर ऐसा भी होता है, एक टर्शरी ट्रीटमेंट और होता है कि इसमें है ना, एक नेक्स्ट चैम्बर में क्लोरीन वगैरह ऐड कर देते हैं, क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है ना, या और भी कोई ऐसा केमिकल ऐड कर देते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया फंजाई रह भी गया हो तो वो भी मर जाए, ठीक है, और फिर फाइनली उसको रिवर्स वगैरह में भेज देते हैं, ठीक है। तो एरेशन टैंक से जब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में गया, तो सेटलिंग टैंक में जो नीचे जम इकट्ठे हो गए वो तो क्या है, फ्लॉक्स जो इकट्ठे हो गए वो तो क्या है, एक्टिवेटेड स्लज, और जो आगे बहा दिया आपने रिवर्स में उसका नाम है सेकेंडरी इफ्लुएंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो निकला वो प्राइमरी इफ्लुएंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो निकला वो सेकेंडरी इफ्लुएंट, इट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। कुछ केसेस में इसको टर्शरी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है क्या? एक छोटी सी चीज और समझना, सब कुछ एनसीईआरटी में है, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बता रही हूं मैं तुम्हें। एक छोटी सी चीज और समझना कि ये जो सारा स्लज इकट्ठा हो रहा है ना यहाँ पे, ये सब जो भी बेहोश हो रहे हैं, बैक्टीरिया फंजाई मर रहे हैं, है ना, ये सारा एक्टिवेटेड स्लज यहाँ इकट्ठा हो रहा है मान लो। अब ये मिलियंस में है, ये बैक्टीरिया और फंजाई भी, कोई थोड़ा नंबर थोड़ी ना है, हमने यहाँ पे इनकी खूब सारी ग्रोथ करवाई थी। तो इन बैक्टीरिया और फंजाई का हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये जो डेड सेल्स है, क्या इसका भी कोई यूज है क्या हमारे लिए? साइंटिस्ट तो कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोसेस बनाएं जिसमें जीरो वेस्ट हो, है ना। तो क्या करते हैं, इस एक्टिवेटेड स्लज का भी यूज है बच्चों। क्या यूज है समझना, इस एक्टिवेटेड स्लज को ना इकट्ठा करके, इसमें दिखाया नहीं आपको, इस एक्टिवेटेड स्लज को ड्रेन आउट करके एक अलग से एक छोटा सा चैम्बर होता है साइड में, छोटा या बड़ा जो भी, मतलब एक सेपरेट यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। हम इस स्लज को डाइजेस्ट करवाना चाहते हैं, इस स्लज को क्या करवाना चाहते हैं, डाइजेस्ट। ये जो फ्लॉक्स है ना, डेड फ्लॉक्स, इनको हम यहां ले आए और अब इस डेड फ्लॉक्स में हम चाहते हैं, सेल्स ही तो हैं, तो कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिससे इन सेल्स को भी हम डिकम्पोज कर दें और इनसे भी हम कोई चीज बना लें। तो पता है क्या किया इसके लिए, एक चैम्बर लिया, जिस चैम्बर में ये सारा स्लज इकट्ठा कर लिया और उस चैम्बर को एनारोबिक कर दिया और इसमें ऐड कर दिया मिथेनोजेंस को। दिमाग है तो साइंटिस्ट का अलग अलग तरह से चलता है। मिथेनोजेंस को ऐड कर दिया, तो मिथेनोजेंस को अगर एनारोबिक कंडीशन दे दें हम और डिकम्पोज करने के लिए सेल्स दे दे, भाई काउडंग में वो क्या करते हैं मिथेनोजेंस, काउडंग में भी तो ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उन सब का ही तो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं एनारोबिक कंडीशंस में। और यहाँ पर सेल्स भी किसकी बनी है, ऑर्गेनिक मैटर की ही बनी है। तो जरूरी नहीं है मिथेनोजेंस सिर्फ काउडंग को ही डिग्रेड करते हैं, मिथेनोजेंस अगेन किसी भी ये जो ऑर्गेनिक मैटर है किसी को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। बट प्लीज फर्क याद रखना, फ्लॉक्स एरोबिक थे, मिथेनोजेंस एनारोबिक है, दोनों एक तरह का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, बट ये एरोबिक थे, ये एनारोबिक है, ठीक है। तो मिथेनोजेन इस डेड फ्लॉक का डिकम्पोजिशन शुरू करते हैं और इसके बदले में क्या बनती है बच्चों, इससे बनती है बायोगैस। तो कितना बढ़िया मेथड है कि आपने जीरो वेस्ट प्रोसीजर कर दिया, सारे स्लज को डाइजेस्ट करवा दिया मिथेनोजेन से और क्या बना ली, बायोगैस। अब इस बायोगैस को अगेन सप्लाई कर दो, कुकिंग लाइटनिंग में यूज होगी, है ना। तो इस तरह से सीवेज भी ट्रीट हो गया, सारा फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, इन फ्लॉक्स को मार के उनसे भी हमने अपने लिए एनर्जी बना ली, है ना, और उस बाकी के सेकेंडरी इफ्लुएंट को रिवर्स वगैरह में डिस्चार्ज कर दिया। लिखा है ना, टर्शरी ट्रीटमेंट इफ नीडेड, अदरवाइज नॉट। क्लियर, ठीक है। तो अब जैसे भी आपको इजी लगे आप इस वे में बना सकते हो, या अगर इस तरह से ना बनाओ तो थोड़ा सा आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, एरेशन टैंक के बाद सेटलिंग टैंक को यहाँ बना देना साइड में,
ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि अलग चैम्बर है, ये अलग चैम्बर है। और फिर सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी इफ्लुएंट यहां दिखा देना, एक्टिवेटेड स्लज नीचे इकट्ठा कर देना, और फिर उस एक्टिवेटेड स्लज के नीचे लिख देना एरो करके कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसका डाइजेशन करते हैं बाय यूजिंग मिथेनोजन्स, जिससे बायोगैस बन जाती है। और हाँ, एक छोटा सा यूज और है बच्चों इस एक्टिवेटेड स्लज का, देखना क्या कि ये जो एक्टिवेटेड स्लज इकट्ठा हो रहा है ना, जिसको हम आगे स्लज डाइजेस्टर में लेके जाएंगे, जो कि एनारोबिक है, वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा पंप लगा रहता है जो थोड़े थोड़े एक्टिवेटेड स्लज को वापस इस चैम्बर में भेजता है। सोचो क्यों? इस एक्टिवेटेड स्लज में डेड फ्लॉक्स है, मैंने कहा कुछ एक आध जिंदा भी होंगे, क्या पता बेहोश टाइप के भी होंगे, तो अगर थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज इधर भेज दें तो वो दही में जामन का काम करेगा, यानी थोड़ा सा इनोक्यूलम ऐड कर दिया आपने, जरूरत नहीं थी, सीवेज से आ रहे हैं ऑलरेडी फ्लॉक्स खूब सारे, पर आपने थोड़े से फ्लॉक्स यहां से भी भेज दिए। अगर मान लो 100-200 फ्लॉक्स भी ऐड हो गए यहाँ पे नए, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिग्रेडेशन की रेट बढ़ जाएगी, वो मल्टीप्लाई करेंगे और जल्दी हो जाएगा ये प्रोसेस। तो प्रोसेस को फास्टन करने के लिए एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक टू एरेशन टैंक। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में ये, ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है तुम्हारी एनसीईआरटी में, विच एक्ट एज इनोक्यूलम। तुम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि जो एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज को थोड़ा सा पम्प्ड बैक टू एरेशन टैंक। क्यों? फॉर एज इनोक्यूलम प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया क्या? देख लो भाई, अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसको 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की बच्चों, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में लिखा है कि ये सिर्फ फिजिकल रिमूवल है, किसका? पार्टिकल्स का, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स भी हैं, स्मॉल भी हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? 2 स्टेप्स में कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। कैसे? इनिशियली जो फ्लोटिंग डेब्रिस है वो रिमूव किया जाता है बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, इसी को फिल्ट्रेशन को ही आप कह सकते हो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देन जो ग्रिट है, ग्रिट यानी सॉइल, स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ठीक है भाई, अगर बहुत ही स्पेसिफिक तरह से क्वेश्चन आ जाए तो जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको तो रिमूव कर दिया आपने, किससे? फिल्ट्रेशन से, और जो ग्रिट है उसको रिमूव कर दिया सेडिमेंटेशन से, क्योंकि सैंड वगैरह को थोड़ा सा फिल्टर करना इतना इजी नहीं होता, तो सेडिमेंटेशन से इजीली फिल्टर हो जाता है। ठीक है, सेडिमेंट हो जाता है, मतलब जितना भी सॉलिड नीचे इकट्ठा हुआ है ना, डेब्रिस, ग्रिट वगैरह, वो सारा मिलकर क्या बनाता है? प्राइमरी स्लज। इसका कोई यूज नहीं है, ये तो मिट्टी वगैरह है, इसको थोड़ी ना स्लज डाइजेस्टर में भेजने से कुछ मिलेगा आपको, ये तो बस फेंकना पड़ता है। एंड द सुपरनेटेंट यानी अब जो रह गया उस सीवेज में, उस सारे को आगे भेज दिया जाता है, जिसको कि आप कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। कहाँ लिख रहा है? एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स, यहाँ पे लिख लो प्राइमरी इफ्लुएंट। दिस प्राइमरी इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो इस पूरे प्रोसेस को कहाँ किया जा रहा है, उसका नाम एकदम लास्ट में दिया है। ये पूरा प्रोसेस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में किया जा रहा है। सेटलिंग टैंक यानी जिसमें चीजें नीचे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, तो 2 जगह सेटल डाउन करना है, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, आगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक आएगा। ठीक, आगे देखो, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। ठीक है, 2 स्टेज में होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी 2 टैंक्स होंगे, एक तो लार्ज एरेशन टैंक होगा और फिर बाद में एक सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होगा। कहाँ है उसके बारे में? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बारे में आगे दे रखा है, ये रहा सेटलिंग टैंक, इसको तुम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक लिख लेना बच्चों। ठीक है, ये भी है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम इसमें, एरेशन टैंक्स में क्या कर रहे हैं, एक तो अच्छा इसमें है ना, जैसे आपको ध्यान है बायोरिएक्टर में हमने पढ़ा था एगिटेटर, एक रॉड लगी रहती है मोटर के साथ, वो घूमती रहती है जिससे क्या हो, उस पूरे में होमोजीनस मिक्सिंग होती रहे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एरेशन टैंक में एक एगिटेटर लगा देते हैं जिससे वो पूरा ऑक्सीजन पूरे में घूमती रहे, तो कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड होगा ये मैकेनिकली। ठीक है, एंड एयर इज पंप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन को लगातार भेजना जरूरी है। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। अभी यूजफुल बन गए हैं हमारे लिए कुछ समय के लिए, वैसे पैथोजन है पर अभी यूजफुल है। एरोबिक, द कीवर्ड एरोबिक, ये एनारोबिक प्रोसेस नहीं है, एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, जिनको आप कहेंगे फ्लॉक्स। व्हाट इज फ्लॉक्स? हाईलाइट करो। फ्लॉक्स है masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh like structure. While growing,
दीज माइक्रोब्स, ये क्या करेंगे बच्चों, दीज माइक्रोब कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि उस इफ्लुएंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इनका खाना क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर। ये सेप्रोफाइट्स हैं, डीकंपोजर्स हैं, ये फ्लॉक्स क्या हैं, ये सेप्रोफाइट्स हैं, डीकंपोजर्स हैं। क्लियर, किसी चीज को जितना समझ के पढ़ोगे आगे रिवीजन उतना आसान होता है, गलतियां उतनी कम होती हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी। अब ये क्या नया वर्ड आ गया, ये वर्ड मैंने तुम्हें नहीं बताया अभी तक, इसके बारे में भी समझ लो, बहुत आसान है, क्वेश्चंस आते हैं बीओडी पर भी। पहले तो इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर भी था ना तुम्हारे, अब तो हट गया लास्ट चैप्टर 12th एनसीईआरटी का, उसमें भी बीओडी आता था डिटेल में, पर अब तो सिर्फ यहीं पर है। बीओडी का मतलब है बच्चों, बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का क्या होता है, बीओडी का मतलब ये है समझना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी पानी में जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा ना, जितने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा पैथोजेंस होंगे, माइक्रोब्स होंगे, क्योंकि उनका खाना तो वही है। और अगर किसी पानी में कोई भी पॉल्यूटेंट, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो वहां माइक्रोब्स क्या करेंगे, उनको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पानी तो उन्हें पीना नहीं है और ना ही उनको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स चाहिए, उनको तो ऑर्गेनिक मैटर चाहिए खाने के लिए। तो अगर कोई पानी बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होता है, एक भी पॉल्यूटेंट नहीं होता उस पानी में, तो उस पानी में माइक्रोब्स नहीं होते, तो ऑक्सीजन की डिमांड करने वाला भी कोई नहीं होता। पर अगर किसी पानी में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो उन पॉल्यूटेंट्स पर ग्रो करने वाले बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, और वो जो माइक्रोब्स हैं वो जब ग्रो करते हैं तो उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, जो अभी हम अवेलेबल करवा रहे थे, है ना। तो जितनी भी ऑक्सीजन उनको ग्रो करने के लिए चाहिए वो कहलाती है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मुझे सोच के बताओ कि अगर कोई पानी हाईली पॉल्यूटेड है तो उसका बीओडी भी बहुत हाई होगा क्या, डिमांड ज्यादा होगी। और अगर कोई पानी बहुत लेस पॉल्यूटेड है तो उसका बीओडी भी बहुत कम होगा। यानी बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, यस और नो। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। किसी भी वाटर में जितने ज्यादा पॉल्यूटेंट उतने ज्यादा बीओडी, क्योंकि उतने ही ज्यादा माइक्रोब हैं। तो जब एरेशन टैंक में ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो कैसे इंडिकेट कर, कैसे पता चलता है कि हाँ भाई मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया, उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स लगे रहते हैं, कुछ डिवाइस लगी रहती है जो बीओडी को मेजर करती है। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है ना। उसमें एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है कि जब बीओडी इतना पहुंच जाए तब इसको आप अगले टैंक में शिफ्ट कर देना, जब तक बीओडी इतना नहीं हो तब तक वो इसी चैम्बर में रहेगा। तो बीओ जब ये प्राइमरी इफ्लुएंट इसमें आया था तब हाई बीओडी होगा या लो, जब प्राइमरी इफ्लुएंट आया तो उसमें खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर था ना, तो उसका बहुत हाई बीओडी था। जैसे जैसे ग्रोथ होती गई फ्लॉक्स की, उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर खा लिया, तो अब उसका बीओडी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चाहे फ्लॉक्स खूब सारे हैं, पर अब जब खाना ही नहीं है खाने के लिए, तो फिर वो ग्रोथ किस पे करेंगे, तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी, तो बीओडी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब ये बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है तब इस सीवेज को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, आगे। सीवेज नहीं कह रहे, अब तो इसको हम प्राइमरी इफ्लुएंट कह रहे हैं, नेक्स्ट सेटलिंग टैंक में उनको मारने के लिए। ठीक है, तो बीओडी क्या है, बीओडी आपको वाटर के पोल्यूशन लेवल को बताता है, एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है। यहां पर लिखा है देखो कि जब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं वो, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी of the effluent. What is BOD? BOD refers to, ये आता है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना, BOD refers to, अब इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे दी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस तरह दी जाती है कि 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको कंज्यूम करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, है ना। कौन कंज्यूम कर रहा है उस ऑर्गेनिक मैटर को, बैक्टीरिया। कैसे कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन से। तो सॉरी, वही उसका बीओडी है। व्हाट इज बीओडी, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर, उसके लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो क्या है, वही है बीओडी। क्लियर। तो सीवेज को कब तक ट्रीट करेंगे, जब तक कि उसका बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। दस वी कैन से कि बीओडी एक इनडायरेक्ट मेजर है, किसका, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। एग्जैक्ट मेजर तो नहीं, हम एग्जैक्टली तो नहीं नाप रहे कि इतने ग्राम ऑर्गेनिक मैटर है, बट यस इनडायरेक्टली हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर बीओडी हाई है तो ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें ज्यादा है, अगर बीओडी कम है तो ऑर्गेनिक मैटर भी कम है। सो इट इज इनडायरेक्ट मेजर। कभी कभी ना स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में इन्हीं चीजों से क्वेश्चन बन जाता है। एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी बीओडी इज अ डायरेक्ट मेजर, एक आ जाएगी बीओडी इज एन इनडायरेक्ट मेजर। जैसे राइबोसोम पढ़ते हैं ना सेल में हम,
तब आता है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में कि जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो एक इनडायरेक्ट मेजर है राइबोसोम्स की डेंसिटी का, साइज का। डायरेक्ट मेजर नहीं है, इनडायरेक्ट मेजर है। ठीक है, क्लियर, सीधी सी बात है। द ग्रेटर द बीओडी मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। इसलिए जो हम पानी यूज करते हैं उसका बीओडी तो जीरो होता है, उसमें थोड़ी ना पैथोजेंस हैं, तो बीओडी जीरो है। ठीक है, क्लियर, पीने का पानी जो हम यूज करते हैं। डन, याद रहेगा, ये आप याद रखना है, लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, प्योर वाटर का बीओडी कितना होगा? प्योर वाटर का बीओडी होगा जीरो, जो पीने वाला पानी है। ठीक है, जबकि पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी हाई होगा, जितना हाई उतना ज्यादा उसमें पॉल्यूशन, हाई बीओडी। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे क्या लिखा हुआ है देखना। नाउ वंस द बीओडी ऑफ दिस सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, जितना पॉसिबल है, बिल्कुल जीरो तो नहीं पहुंचा पाते, बट जितना पॉसिबल है उतना बीओडी रिड्यूस कर देते हैं, और फिर इन फ्लॉक्स को मारो अब तो नेक्स्ट टैंक में भेजो, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, नीचे बैठ जाए वो सारे। ठीक है, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ऐसा नहीं है कि सबको आपने एकदम मार दिया, आपने कुछ ऐसी कंडीशंस कर दी कि उनमें से ज्यादातर बेहोश हो गए या मर गए या फिर नीचे बैठ गए। ठीक है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ, अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज बना इसका क्या यूज है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज? तो इसका पहला यूज क्या है कि इसका कुछ पार्ट इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोक्युलम, समझा दिया है मैंने, और रिमेनिंग पार्ट जो है इसका मेजर पार्ट, उसको कहां भेज दिया जाता है बच्चों? अगेन लार्ज टैंक्स में, लार्ज टैंक्स हैं ये भी, जिनको कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बड़ा टिपिकल सा नाम है, बट अगर मीनिंग पता है तो आप समझ गए हैं। इसमें स्लज का डाइजेशन हो रहा है एनारोबिक कंडीशंस में, दैट्स वाई इसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, देखो अब अभी तक पूरा प्रोसेस एरोबिक था, अब एनारोबिकली ग्रो करवाना है। ये डाइजेस्ट करेंगे किसको? बैक्टीरिया और फंजाई यानी फ्लॉक्स को। क्लियर है? ड्यूरिंग दिस डाइजेशन दे प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैस। कौन सा मिक्सचर ऑफ गैस यहाँ पे बनता है? यहाँ पर बनता है बच्चों मीथेन, H2S एंड CO2। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। कौन सा मिक्सचर ऑफ गैस बन रहा है? मीथेन यानी CH4 प्लस H2S प्लस CO2, और ये बायोगैस का ही तो कंपोजिशन है। दिस इज बायोगैस, दीज गैसेज आर कॉल्ड बायोगैस एंड यूज्ड एज अ, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोगैस? सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल नेचर की है तो कुकिंग एंड लाइटिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी बायोगैस अलग से भी आपको आगे पढ़ना है, पर यहां पर समझ में आ गया। This effluent from the secondary treatment plant is generally released, अब आप इसको सीधा natural water bodies में भेज सकते हो, rivers and stream में if required, तो tertiary treatment किया जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced, ये कोई अभी का मेथड नहीं है बच्चों, 100 सालों से ज्यादा हो गए इस तरह के मेथड को, टिल डेट। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है कि आज तक हम ऐसी कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं जो यहाँ पर माइक्रोब्स के यूज को रिप्लेस कर दे। अभी भी हम कितनी भी हाई पावरफुल, मतलब कैसी भी टेक्निक बना ले, माइक्रोब्स की जरूरत तो हमें उसमें पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, यू आर अवेयर दैट। पर अब यहाँ पे एक STPs के से रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी मेंशन की है आपको कि जिस हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सीवेज भी बढ़ रहा है। पहले तो फिर भी गांवों में तो टॉयलेट्स होते नहीं थे, अब तो हर जगह है, तो हर जगह से सीवेज बन रहा है। तो सीवेज अगर बढ़ रहा है तो STPs का नंबर भी तो बढ़ना चाहिए था, या जो STPs बहुत पुराने हो गए हैं उनकी मरम्मत भी तो होनी चाहिए थी, रिपेयरिंग भी तो होनी चाहिए थी। खराब भी तो होती है मशीनें, ये सब कुछ करती ही नहीं है गवर्नमेंट। इस वजह से बहुत सारी रिवर्स पॉल्यूट हो रही हैं इस सीवेज की वजह से। तो you are aware that due to increased urbanization, sewage is being produced in large quantities. However, the number of STP has not increased enough to treat such large quantity of sewage. ये जो untreated sewage है ये सीधा रिवर्स में चला जाता है और रिवर्स को पोल्यूट करके कई तरह की वाटर बॉर्न डिजीज करता है। याद है वाटर बॉर्न डिजीज? टाइफॉइड है ना, जॉन्डिस और अमीबाइसिस, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज ही तो है। एस्कैरियासिस और भी बहुत सारी हैं अलग अलग। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो टाइफॉइड, डिसेंट्री जो डायरिया हो जाता है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज, फूड, चलो वाटर बॉर्न में मत रखो, फूड बॉर्न में रख दो उसको तो तुम। ठीक,
तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने क्या किया बच्चों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं, उन्होंने 2 प्लान स्टार्ट किए, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। गंगा और यमुना रिवर्स बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गई थी, उनको ट्रीट करने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए क्या किया, 2 एक्शन प्लान स्टार्ट हुए। अंडर दिस प्लान इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एसटीपीज। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया कि भैया आप खूब सारे एसटीपीज लगाओ, ठीक है, जिससे सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही नदियों में जाए। A visit to a STP situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. But ठीक है, टाइम मिले तो कभी देख आना, अभी तो फिलहाल नीट की तैयारी पे फोकस करो। ओके, तो अगर बाई चांस आपसे पूछ ले, या तो ये पूछ लेंगे कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को किसने इनिशिएट किया, हो सकता है यही पूछ लें तुमसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने, ठीक है, या इस मिनिस्ट्री ने कौन से 2 प्लान स्टार्ट किए थे एसटीपीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट 3 एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज बायोगैस प्लांट और ऑर्गेनिक फूड में बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, गुड बाय।